जैन साहब ऑनलाइन से फायदा कम नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है अपने को तो। देखो फिजिकल का तो मुकाबला नहीं है। देखो मैं बता दूं क्या है कि ऑनलाइन से चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। जो आप कन्विंस करने की कन्विक्शन होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सारी मिस होती है। हम्म। ओनली चीज है कि कुछ काम ऐसे हैं जो पहले लगता था कि मुश्किल है, टाइम की वजह से ये थे, तो इट कैन बी ए गुड एडिशन। मतलब एडिट जो होता है ना, पहले जैसे टेलीफोन आया, फिर ये आया कि भाई चलो व्हाट्सएप आ गए, मैसेज आ गए, तो एडिशन है, बट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द फिजिकल वर्किंग। ठीक बात है। जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना सरकार का कि नहीं इसको फिजिकल से सब्स्टिट्यूट कर दें, वो शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे केस में 271C के 3 नोटिस आ गए, तीनों का जवाब दे दिया जी, और फिर नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं, वो तो लेटर बॉक्स वाली बात होगी ना, वो देखता ही नहीं है। मैं तो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर अगर आप ये समझते हैं चिट्ठी से आदमी समझ सकता है, फिर तो पब्लिक मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, भगवान की चिट्ठी ले लो, शास्त्र पढ़ लो, हो गया काम। ठीक बात है। पॉलिटिकल पार्टी को रैली करने की जरूरत नहीं, अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दें, लोग वोट डालेंगे। ठीक बात है। पॉसिबल नहीं है ना, बताइए। अशोक जी आप म्यूट पे हो आप। सर नमस्कार अशोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देवेंद्र जी से तो मेरी अभी बात हो रही थी, मांग रहा था। सर रबन जी आज इनकम टैक्स गए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा वो माफी चाह रहे थे अभी बाद में ज्वाइन नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू। देवेंद्र भैया आपका नॉर्थ टैक्स उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है सर? तो ये मुझे उल्टा, ठीक है सर, अभी ठीक करता हूँ। एक्चुअली पहले ठीक था, मुझे उल्टा मिल रहा। हाँ, वो स्क्रीन आपका वो फोटो में रिवर्स आता है ना। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये भैया एक मिनट सर, एक मिनट पलटो यार। अभी सही आ रहा है सर? हाँ ठीक है। ठीक है। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर का प्रोफाइल काफी बड़ा था, तो मैंने उन्हें कुछ पॉइंट्स ही नहीं, बहुत बहुत थोड़ा ही पढ़ना, वो तो वैसे ही लिख देते हैं आप, या 1 मिनट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीपल नो बाय एंड लार्ज, थोड़ा सा बोल देना और ठीक है जी। जस्ट 2-3 sentences you can pick up and that's all. लोग भी बोर हो जाते हैं ना फिर बार बार वही सुन के यही सुन के। सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल सर। नहीं भाई देखो, दिल्ली के हैं, नॉर्थ इंडिया के, एवरी बाय एंड लार्ज पीपल नो, एवरी बाय एंड लार्ज। और बीइंग प्रेसिडेंट, आप पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो क्या मेंबर से अटैचमेंट बनी रहे, लिंक बना रहता है, उनसे क्या फिर वो कांटेक्ट बना रहना, संपर्क बना रहना। हाँ जी। एज ए प्रेसिडेंट प्रिविलेज बहुत बड़ा है ना। आपको इतनी बड़ी कुर्सी, इतना बड़ा मौका लोगों से मिलने का, जुड़ने का, तो इंस्टीट्यूट ने दिया ना अल्टीमेट। ठीक बात है सर। तो फिर वो जो इंस्टीट्यूट की जितनी आपके अंदर, जो आपके अंदर प्लस पाए हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट के एसेट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अभी शुरू कर देते हैं मेरे हिसाब से। जी सर। देव स्टार्ट। जी सर। एक मिनट सर, एक मिनट। अंदर डाल दो, 2 प्लेट में डाल दो।
देव लगाओ ना भैया। एक मिनट सर, एक मिनट लूंगा सर। ये जो वेबिनार वाले प्रोग्राम है शायद पार्टिसिपेंट को नहीं देख पाते हैं ना, पिक्चर उनकी नहीं आ पाती। नहीं सर, उनके नहीं आ पाते सर। वो आ जाएगी सर, वो 90 के लोगों को ऑनलाइन करना पड़ेगा सर, वो एकदम पूरी स्क्रीन भर जाएगी सर, अच्छा, तो हम इसलिए वो करते नहीं है। फिर वो आपकी पिक्चर एकदम छोटी हो जाएगी, वो 90, वो मतलब कि इसमें 20 करके 4-5 स्लाइड बढ़ जाएंगी। सर स्टार्ट करिए। अशोक जी। हाँ सर। A very good evening, friends. Namaskar. I, Ashok Gupta, on behalf of Northex CA Study Circle, welcome you on in today's webinar, which we have capped on a very, very important topic, which is very prevalent nowadays. Recently, the government has adopted Section 148, by which the people are receiving notices after 1st of April. For that, we have capped this today's seminar, which is on legal validity of the notices issued under Section 148, which is 148A under new regime of. And for that, we have invited a very, very learned speaker, CA Ved Jain ji. Please give him a big hand. Welcome, sir, in our webinar. Welcome, sir. I think CA Ved Jain ji needs no introduction. He has been the past president of our institute and a very learned speaker on income tax. And he has delivered various lectures at various platforms on important topics on income tax. I would request CA, I won't take much of time between you and Mr. Ved Jain ji. I would straight away request CA Ved Jain ji to please start his deliberation on this very, very important topic, which our members are facing problems nowadays. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Ashok ji. Dear Arun ji, past convener, Ashok Gupta ji, Rajesh ji, Deputy Governor, and I think the event coordinator Devinder Singh ji, who has been in touch with me on this issue. I received a call, I think last week, 10 days back, Arun ji, that can we have a program on this 148 issue. Since I have been delivering talk for the, I think last 15-20 days on this topic, so I said yes, I will be there to deliver a talk on this issue. It has been a player to always be a part of the Northex study circles. Doing as I can understand, the study circle is playing a very active role in bringing the fraternity together, disseminating the information, organizing program, seminar, etc. And during this pandemic also, when we cannot meet physically, now this new webinar, I think, which is a pandemic which has started and now has made us more closer. We can talk to each other more frequently, interact with the client, interact with the other relative, etc. And I can see various on social functions, people are not able to join. Otherwise, also because of traveling now, they can be part of the program through this what we call Zoom or what we call webinar or whatever different program. So this has given an opportunity to interact, etc. And today also I can see you are in large number here in this program. I can see more than 104 now participant in this program already on this program. I cannot see you, probably you can see me now. I think that's a interesting part of the webinar. Normally I love to have interaction with the members, and I think at the end when I'm done with my deliberation, so when we have a question answer, I would like to have one-to-one interaction with each of your members and try to have your question and answer on that part. Friends, coming to the basic issue, income tax is a subject which has been of interest to all. I can understand interest in this tax law in a country which is rich, like America, where more than 40-45% people pay taxes. But in a country where less than 5% population pays taxes, and still it continues to have so much interest.
I just wonder, how does it affect the common man? Out of the 135 crore population, 6 crore people are filing the return at best, and 3 crore are filing the return below taxable limit. They are not paying taxes, whatever it is, maybe exemption, whatever it is. And then when we talk of income tax, whether the newspapers, not only this economic newspapers, but also the ordinary newspapers, look at a TV channel, etc., they carry the news top. So sometimes I wonder what is so great in income tax. For out of these 134 crore people should not be at all bothered. Government increases the tax rate, lower the tax rate, extend the time, does something, but still there is interest. Then I wonder why, what is the reason? And I should try to find out what can be the reason for that purpose. That the reason for this purpose is that a contribution from these 3 crore people or 6 crore people, if I say all taxpayer, is running the country. You know all that our total budget is 30 lakh crore, out of which 12 lakh crore odd comes from income tax, and roughly equivalent amount come from indirect taxes, which include GST, custom duty, petrol, etc., whatever it is. And 6 lakh odd crore is the borrowing. So one way we can look into that, who is driving this country? The people who are contributing these taxes. Sometimes when people curse these taxpayer and consider rich people, people who are paying taxes as black marketers, tax evaders, but don't we think we should consider these people as they are the real asset of the nation? Had these people not been innovative, adventurous, and have put the industry the way they have done it, from where the money will come? I think we should be proud of these peoples, and they are really contributed to the nation and to the society. I was just watching one program, maybe 2 months back, because when the pandemic is there, you are able to be at home and look more TV show and program, which otherwise in day-to-day hectic activity sometimes become difficult because you reach home at 9, 9:30, 10 o'clock, and by the time all program are over. Now, I think in the last for 1.5 years, you are back home 7, 7:30, 6 o'clock, that's all. So I was watching one program of this India TV, Aapki Adalat mein, so Pandit Ravi Shankar ji were there, Shri Ravi Shankar ji was there. And one of the questions which Mr. Rajat Sharma asked, sir, you are doing so much business, you have opened so many branches, chapter, selling product, etc. Then he answered, do you believe doing business is a curse? He says doing business is a service to the society. And rightly so. And for that purpose, I have been agitating with, as and when the interaction takes place with the tax people, etc., and they make new law and make life difficult for the tax businessmen particularly. I always used to raise a concern. Have you considered or have you ever applied your mind कि एक चाय वाला भी जब दुकान खोलता है तो 4 लोगों को नौकरी देता है कम से कम. He gets employed himself. His family member, because he can't afford much of the employment, his family member, at least 1 or 2 wife or children, get employed there. They help in bringing tea, coffee, and some snacks, etc. Sometime in home they prepare, sometimes they bring it from the market, etc. And he gives an employment to a पप्पू जो छिका उठा के ऑफिस में चाय बांटता है इधर से उधर, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है. और वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो that goes to build nation. So taxpayer are the assets of the society, nation, and they should be considered, and India should be proud, and country should be proud of that contribution. But somehow or the other, since the number of people who are not paying taxes are far more than the number of people who are paying taxes, and people are usually envy those people who pay taxes because they are rich and they can afford, they consider it that these people are cursed and these people should be looked down upon as people who are tax evaded, etc.
but without thinking that what will happen if these people will not contribute and will not do the thing what they are happening. That's a very important aspect. And I believe this thought process somewhere continues with the tax administration also. The way the obligation one after the others are put on the taxpayer, nobody bothers how this is going to be complied with. When this pandemic happened in this March 21 to March 20 in India, particularly, otherwise it was December 19, one after the other, so many amendments have come. One wonders, where was the need to bring so much amendments? We had an amendment where we brought last year 194Q. We brought another 261H. Nobody thought about what will be the consequences of compliances of those provisions. Mind-boggling compliance, more than the GST compliance. Every purchase, every sale, either TCS or TDS, small amount, and how much money will get stuck up, how many manpower will get lost, nobody bothers about this. That's a challenge. And charitable trust societies, what we have done, we have changed the entire procedure, though it is now log jam because of the something going on wrong with the portal. But the challenge continues. Do we believe the charitable trust societies are doing something wrong to the nation? I believe Corona pandemic, the way these charitable societies have played this role itself is an example. Without them, the country would not have been able to fight out this COVID the way we have been able to fight it out. The support which has given to migrant labor, the food, etc., all those issues there. But that was not enough. When the crisis happened in March 20, and everybody was stuck to the home, obviously some extensions were to be given, and them extensions were given. Rightly so, given extension and continued, and nobody has a courage. Yes, both parts side need the extension, tax administration and taxpayer. Having done so, in the month of February, when budget was presented, another thought process came in. And this thought process came in that we need to change the system of reassessment, reopening, and search and seizure cases. This was the beginning where the crisis, this present topic, might get focused on this issue. On 1st February 2021, the finance minister standing in the parliament announcing that from 1st April 2021, there will be a new scheme of reassessment, reopening, reassessment, and search and seizure cases. Nobody has agreed, all right, you can have it. You could have thought about it, what is going to happen. You have carried a lot of baggage, you have a lot of areas and a lot of problem with you, but still you thought fit, no, I need to bring the new legislation, and you brought a new legislation. And what is the new legislation? They have thought about it. The new legislation, before I come to my presentation, I will just give you a slide, because when we go to the presentation, we start to read more and without understanding. The simple, I believe, the three things which they have carried out in the new legislation, the principle and the basis underlying are the three things. We all know under the old law, the income tax officer has a right to reopen the assessment when he has reason to believe that income has escaped assessment. Second part was, when he has reason to believe, he has to record the reasons, seek approval of the commissioner or the joint commissioner as the case may be, and then issue a notice under section 148 to the taxpayer, asking him to file the return. The taxpayer has a right to file the return, and thereafter asking for a reason. On filing, then he can file an objection. On filing objection, he will dispose of objection by a speaking order. Thereafter, he has to complete the assessment. So the process was 148 will be issued blindly, meaning thereby without your knowledge, he will issue a notice, because he will record a reason himself on the basis of information, though he has to later on support that reason to believe that income has escaped assessment. This was one. Second part was that time period was normally 6 years from the end of the assessment year. From the end of the assessment year, 6 years. But there were two riders. In case your original assessment, the assessment which is supposed to be reopened, has been done in 143.3.
Then the time period was 4 years, subject to one condition that you should have disclosed fully and truly all material fact necessary for the assessment. So we take 6 years as a normal period. Then there was a period of 16 years in case a foreign assets or foreign bank account, etc. allegation is there. That was brought in 2012 only. So these were the three things. One, he will record a region blindly. Then he can do it for 6 years normally, I presume it, one worker. And thirdly, he has to seek an approval only from at the time of issuing notice, meaning thereby after recording region, he will seek an approval, etc. These were the three fundamental principles which he has to apply. Now the government said, this has led to a lot of litigations. And in order to reduce the litigations, we want to come out with a new scheme. What is further said there? They said that now we are getting more and more information through AIR, financial statement, 26 years, all these informations are coming up. So there is no need to reopen the assessment for 6 years. We will restrict ourselves to 3 years. And then they reduce the period 3 years, but then they said we can go to 10 years also. In case allegation is of income escaping assessment of 50 lakh rupees or more, and such income is represented by way of assets. These are the things meaning thereby. So they put another rider. Normally it will be 3 years, but more than 3 years, up to 10 years, in case there is an allegation of income escaping assessment 50 lakh. The second they said it, now assessing officer recorded a region blindly, and he sends you a notice 148. He will not do this like this. He can do it when he has information that income has escaped assessment. If he has an information that has escaped assessment, then on that basis, he will carry out an inquiry himself. He will carry out an inquiry. Now there may be a challenge that he may carry out an inquiry on wherever he wants. So they say no. Before carrying out an inquiry, he will seek an approval from the specified authority. Specified authority means who will be? Now they say in case it is within 3 years, then it will be a principal commissioner. Beyond 3 years, it will be principal chief commissioner. So meaning thereby, now as earlier, he used to first record a region and then seek an approval after recording a region. Now before initiating inquiry also, he has to seek an approval. Now the question comes up, from where the information will come to the assessing officer, which will say the information has come. For that purpose, they say information will be such information which suggests that income has escaped assessment. So purpose is that income, where the suggestion is coming up, that income has escaped assessment. Now you will ask a question, from where this suggestion will come. Normally the question comes up where the suggestion will come. The question that for that purpose they say the suggestion will be based on the risk-based strategy of the department, whereby on verifying the data analysis, it is noticed, yes, there is a risk, and where it apparently it is coming up that income has escaped assessment. On that basis, the assessing officer can initiate 148%. And this will, they by and large say, will be computer-based, meaning thereby you have filed a return. Later on, it turns out some information comes that you have purchased a very big property which is disproportionate to your income. You have made investment somewhere which is not apparently being disclosed in the return, or you had made any transaction which is not apparently coming up in the return somewhere like this. Now, on that basis, the assessing officer will have an suggestion that income has escaped assessment. And the second explanation which says that where the C&AG also points out after going through a return or assessment that there is a suggestion that income has escaped assessment. So these are the two normal processes where the assessing officer will have a suggestion that income has escaped assessment. On the basis of this, he will seek an approval from the principal commissioner or principal chief commissioner, depending on 3 year or 10 year. And on that basis, he will make an inquiry himself. After making inquiry, then he will feel that yes, now assessee also need to be checked up. He will issue a notice to you
seeking clarification in respect of the allegation which he has with. So what used to be earlier a blind deal where reason used to be recorded on behind and 148 notice used to be given, now he cannot do it. He has to first record, collect information, seek approval. After he can carry out an inquiry. After inquiry, again he has to seek an approval from the principal commissioner that on the basis of inquiry, I want to ask this question from the system. And then he will send a notice to you. You will send a reply to him. And after receiving a reply, he will again pass an order, reasoned order, that whether income has escaped assessment or not. In case he passes an order that income has escaped, that order he can pass only after seeking an approval from the principal commissioner or chief commissioner. And thereafter, he will issue a notice of 148 again after that order with approval. So meaning thereby, now before issuing 148 notice, he has to take 4 steps, 4 more important steps. I may just now turn to my presentation that I think that will help you. Can you see now this? Yes, sir. It's visible? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now, this was the explanation given for introducing this amendment. If you can see what is stated in the bold, that earlier provision has not helped and resulted in a number of litigation, but due to advancement of technology, the department is now collecting all relevant information related to transaction of taxpayer from third parties under section 285B. And this information is largely computer driven. In view of the above, there is a need to completely reform the system of assessment or recomputation of income. The bill proposes a completely new procedure of assessment of such cases. It is expected that the new system will result in less litigation and would provide ease of doing business to taxpayer, as there is a reduction in time limit by which a notice of assessment or reassessment or recomputation can be given. Now I pose a question to myself, whether this new scheme will help in reducing litigation, whether this new scheme will there will be ease of doing business, whether there is a real reduction of time limit. I pose a question to myself. I could not find out an answer to it. Now this is the basis on which the assessing officer can have. There is information with the AO which suggests that income chargeable to has escaped assessment. And assessing officer has to obtain prior approval of the specified authority, I say principal commissioner or principal chief commissioner, 3 year or 10 year before issue of such notice. Now, what can be the information which can suggest that income has escaped assessment? Any information flagged in the case of SSC for the relevant assessment year in accordance with the risk management study, meaning thereby computer based. As per memoranda, this flagging would largely be done by computer based system. But I do believe this will also include complaint cases or other information where information travel from other department also. So that will also be a part. किसी के एक्साइज की सर्च हो गई, किसी ने कोई और का झगड़ा हो गया, किसी मिल गया, and any objection received from the C and AG also. Now, since when the department was changing the scheme for the reassessment, they thought it fit that such cases should also be assessed under section 148. Now, in case of any search which is carried out on or after 1st April 2021, the old procedure of 153A or 153C will not be applicable. Now, in those cases, the assessment will be done under section 148 in the case where search has been carried out, where a deemed search, meaning thereby some search has been carried by police people or from excise people and cash or something is found and the deemed search is carried out by department, where survey has been carried out, and where any assets belonging to other person, 153C cases, or where a document belonging to other person is found in the search, again 153 cases. These 5 type of cases will also be covered under 148 procedure, with only one exception, that other than survey cases 1, 2, 4 and 5, these will be automatically covered under section 148,
and the procedure which I have told you of 148A will not be required to be implemented. Now, this is the procedure which I explained to you. AO to conduct inquiry if required in the new scheme. Opportunity of being heard to be given to the SSC. AO to consider reply of the SSC. Order to be passed by the SSC. I believe this is just a repetition of what we used to do now, filing objection after the 148 has been given. Now this will be done before 148 is given. So this procedure is getting a little change in that aspect. Now AO has to first carry out an inquiry, which normally he carried out now also before 148. Now after inquiry, he usually issues notice. Now he will not issue notice, he will give an opportunity first. He will take your reply, which will as good be as objections. And then he will dispose of the objection. And after disposing of the objection, if he is satisfied, then he will take care of it. So this is, I think, a reversal of the process. I think may be good because many of the cases may get closed on that part also. But this procedure will not be applicable in such cases, 132, 132A, and then 153C, etc. This procedure will not be applicable in these cases. So now there is no need to record the reason, but information itself is a reason. Because when the assessing officer will say that there is information which suggests income as a skipped assessment, that itself will become a reason itself, I believe it. Now, just look at it. How many approvals are required for 148? Before conducting inquiry, before issuing notice to you, giving opportunity, before passing an order after giving opportunity, before issuing notice under section 148. हर स्टेज पे अप्रूवल चाहिएगी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर. ये भी अपने आप में डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतनी अप्रूवल कैसे लेकर काम मेंटेन होंगे, कैसे करेगा. दिस इज द इशू कमिंग अप. Specified authority, as I told, are the 3 years principal CIT and 10 year it is principal chief commissioner. Now this is the problem, I believe, जो आपका सबका इंटरेस्ट होगा आज के लेक्चर में कि भाई ये क्या झगड़ा चल रहा है और व्हाट शुड बी डन एटसेट्रा. या यहाँ से ये कहानी शुरू होती. ना न्यू सेक्शन 149 सेज कि आज की डेट में 3 साल खत्म होने के बाद आपको 148 नहीं किया जा सकता. तो 1 अप्रैल 2021 को 17-18 असेसमेंट ईयर के 3 साल से ज्यादा हो गए. तो 1 अप्रैल 21 को 17-18 का नोटिस नहीं दिया जा सकता. सेकेंडली 10 साल के केस में दूसरी कंडीशन है that if more than 3 years but less than 10 years where income chargeable to tax represented in the form of asset has escaped assessment. Now the question arises is what is the income which is represented in form of asset? It shall include immovable property being land or building, both shares and securities, loans and advances and deposit in bank account. तो मतलब ये 3 साल से ज्यादा में जहां कोई डिडक्शन का झगड़ा है, कोई बोगस एक्सपेंसेस का झगड़ा है, कोई और झगड़ा है, उसके ऊपर आपका केस नहीं खुल सकता. ये केस वो खुलेगा जो 3 साल से ज्यादा का जिसमें पता लगा आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जो आपने डिक्लेयर नहीं करके नंबर 2 से खरीदी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैंड एंड बिल्डिंग. कोई आपने बैंक अकाउंट खोल रखा जहाँ पैसे एफडी बना रखे जो आपने डिस्क्लोज नहीं की. आपने लोगों को पैसा उधार पे लगा रखा, किसी को वो लोन एडवांस में आ गया. कोई नंबर 2 में शेयर बॉन्ड डिबेंचर खरीद के रख रखे हैं. कोई कैश रखा हुआ लॉकर के अंदर जो मिल गया, विच इज रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ एसेट्स. तो जो इन्वेस्टमेंट साइड की जो आइटम्स हैं बाय एंड लार्ज वो कवर होंगी. P&L की आइटम बाय एंड लार्ज कवर नहीं होगी. तो पैसा कमा के कोई खर्च दे, लंदन जाके घूम के 50 लाख रुपए की टिकटें लगा के घूम के आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा 3 साल के बाद. लेकिन अगर वो पैसा कहीं रखा मिल गया तो फिर झगड़ा हो जाएगा. कोई आपने खर्चा क्लेम कर लिया बोगस बैलेंस शीट वगैरह में बराबर हो गया तो खर्चा पे वो तो रिप्रेजेंट होगा नहीं एसेट्स में, तो वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो काम खत्म हो गया. लॉकर में अगर 50 लाख से कम पैसा मिलता है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा. 4 लॉकर हैं जो 4 साल में ऑपरेट हुए हैं अलग अलग साल में, तो हर साल में 40-40 लाख नजर आ रहे हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हर साल की 50 लाख की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. अब ये पढ़ लीजिए. If 3 years but not more than 10 years have elapsed from the end of the relevant assessment year, unless the AO has in its possession books of account or the other document
which reveal that income chargeable to tax is represented in the form as escape assessment or is likely to amount to 50 lakh or more for that year. ये एग्रीगेट नहीं होगा। तो कोई आदमी हर साल 40 लाख रुपए की बेईमानी कर लेगा और 3 साल निकलने के बाद वो अपने आराम से, 3 साल का मतलब 4 साल होता है वैसे असेसमेंट ईयर एंड करने के बाद, 17-18 का मतलब हो गया कि 31-3-17 आज की डेट में जैसे हम बंद कहते हैं, अगर वो है तो अगर सपोज करिए आज की डेट में किसी के पास कोई प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए की उसने खरीदी थी, कोई 28 मार्च 2017 को, नंबर 2 में, तो उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पूछता है भाई तुम बताओ सोर्स कहां से आया, तो 148 तो नहीं हो सकता। एम आई राइट? नाउ कंपैरिजन करूं पुराने से और नए से, पहले में 6 साल, 4 साल, 16 साल, ये राइट साइड पे जो है, और लेफ्ट में 3 साल और 10 साल। अब एक सवाल उठता है, क्या ये 10 साल का पीरियड आज से लग गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज तो 6 साल का पीरियड है पुराना। तो डू वी से द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीरियड? आंसर इज नो। द गवर्नमेंट सेज in the new act also they have put a proviso, and this is the most important proviso, provided that this is a part of the new act now, no notice under section 148 shall be issued at any time in a case for relevant assessment year beginning on or before 1st April 2021। 1/4/21 से पहले असेसमेंट ईयर जो शुरू होता है, 2021, 19, 20, 18 कोई भी हो, if such notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit specified under the provision of clause B of section 1 as they stood immediately before the finance। अगर पुराने प्रोविजन में जो ये 6 साल का प्रोविजन है जो बी क्लास बीच में लिखा है, अगर उस पीरियड के अंदर ये उसमें नोटिस नहीं इश्यू हो सकता था तो नहीं होगा। तो मीनिंग देयर बाय, अगर मैं इसके ऊपर वापस आ जाऊं, ये जो 10 साल की क्लॉज है, ये क्लॉज 6 साल की है पुराने एक्ट के हिसाब से, और 1/4/21 को वी ऑल एग्री कि 14-15 तो बंद हो गया था। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि 3 महीने की एक्सटेंशन मिली, तो 1/7/21 को तो 6 साल हो गए सबके। तो आज की डेट में 14-15 का नोटिस किसी हालत में नहीं इश्यू हो सकता, 13-14 का नहीं हो सकता। मैं उस प्रोविजन पे बाद में आऊंगा जो एक्सटेंशन चल रही है 1 अप्रैल वर्सेस 30 जून का जो एक डिस्प्यूट है। नाउ अगर मैं ये मानूं कि एक्सटेंशन वैलिड है 30 जून तक, और ये क्लॉज आज की डेट में तो ये सरकार भी एडमिट करती है कि भाई 13-14 और 14-15 का नोटिस पुराने प्रोविजन में 1/7/21 के बाद इश्यू नहीं हो सकता, और ये क्लॉज भी कह रही है कि भाई नहीं हो सकता। तो 1 जुलाई और उसके बाद के जितने नोटिस हैं वो 13, 14, 15 खत्म। एक और इसमें समस्या आ गई, एक वर्ड यूज किया है इसमें, आप पढ़ेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया है, could not have been issued at that time। अब सवाल उठता है at that time का मीनिंग क्या हुआ? जिस समय नोटिस इशू हो रहा है उस समय, या जिस समय ये एक्ट बना? मेरा ऐसा मानना है ये 2 इंटरप्रिटेशन अपने आप में तकलीफ दें। यहां सरकार का आइडिया ये था मेरे हिसाब से, एट दैट टाइम व्हेन सच and this proviso come into force, meaning thereby as on 1st April 2021। अगर वो 1 अप्रैल 2021 को वो नोटिस इश्यू नहीं किया जा सकता था 6 साल से ज्यादा, तो ये नोटिस नहीं इश्यू हो सकेगा। लेकिन अगर मैं एट दैट टाइम उसको मान के चलूं जिस समय नोटिस इश्यू होगा, तो फिर ये हमेशा ही 6 साल रहेंगे। क्योंकि अगर सपोज करो 1/4/2022 को ये नोटिस सरकार 148 देती है, तो एट दैट टाइम अंडर द ओल्ड प्रोविजन 15-16 का नोटिस इश्यू नहीं हो सकता था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ इस वेबिनार, इस प्रोग्राम में, तो आई कुड नॉट मेक आउट कि आप मेरा पॉइंट कितना समझ पा रहे हैं, अदरवाइज मैं रेपिटेशन कर देता हूँ नॉर्मली। नाउ you will appreciate if such notice could not have been issued at that time, so there are 2 interpretation, 1/4/21 कट ऑफ डेट लगेगी, या ये डायनेमिक डेट है कि जिस समय भी नोटिस इश्यू हो रहा है उस समय ओल्ड प्रोविजन पे नहीं होगा। अगर मैं ये मान के चलूं इंटरप्रिटेशन का
तो इसके अंदर ये 2 टेबल बन गई। 50 लाख से नीचे वाला तो ये अलग हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 50 लाख से नीचे वाला का तो लोगों की चिंता नहीं है। अगर मैं ये इंटरप्रिटेशन पहल के मान के चलूं कि ये एट दैट टाइम वो जब नोटिस इश्यू हो रहा है वो है, और दूसरा वो है जो इस समय वो 1/4/21 का है, तो अगर 30/6/21 के बाद कोई 13-14 का नोटिस देने लगेगा तो नहीं इश्यू कर सकते, ओल्ड प्रोविजन नहीं हो सकता। 14-15 का नहीं दे सकते, 15-16 का नोटिस 31/3/22 के बाद नहीं आ सकता, 16-17 का नोटिस 31/3/23 के बाद नहीं आ सकता, 17-18 का 24 के बाद नहीं आ सकता, 18-19 का 25 के बाद नहीं आ सकता, 19-20 का 26 के, हमेशा 6 साल रहेंगे। लेकिन मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन एट द टाइम 1/4/21 से लिंक कर दूं तो ये रीओपनिंग 30/6/21 के बाद पॉसिबल नहीं है, 21 के बाद, ये 26 के बाद में पॉसिबल होगी, क्योंकि 15-16 के 10 साल वहां जाके पूरे होते हैं। माई व्यू इज गवर्नमेंट की इंटेंशन ये सेकंड इंटरप्रिटेशन की थी, और एट दैट टाइम की जो वर्डिंग लिखी गई है कहीं ना कहीं सरकार से ड्राफ्टिंग की एरर है, शायद ये ओवर ए पीरियड ठीक करी जाएगी। ये आगे वाले सालों की टेबल है उसी की। नाउ ये जो कंट्रोवर्सी आज की जो टेबल पे है और जिसके बारे में झगड़ा आ रहा है, अब इसने एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। वी ऑल नो कि सरकार ने 31 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला और ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें उसने कहा कि जो भी सरकार की लिमिटेशन इनकम टैक्स में खत्म हो रही है 20/3/20 से लेके 29/6/20 के बीच में, उन सब का पीरियड 30/6/20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 24 जून को 20 को एक और नोटिफिकेशन निकाला, उस डेट को बढ़ा दिया 20 मार्च से 31/12/20 के बीच में जो भी डेट खत्म होगी वो 31 मार्च 2021 तक जाएगी। 31/3/21 को एक और नोटिफिकेशन निकाला कि भाई 31/3/21 तक जो खत्म हो रही है वो अप्रैल तक जाएगी, और 27 अप्रैल को एक नोटिस निकाल दिया कि 30 अप्रैल तक जो खत्म हो रही है वो 30 जून तक जाएगी। मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट से कि जहां जहां कोई भी खत्म हो रही है लिमिटेशन उसका पीरियड ये बढ़ के खत्म हुआ है। और ये किस पावर के अंडर किया गया? दिस वाज अ एक्ट व्हिच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक इन सितंबर, इफ यू विल रिकॉल। और ये क्लॉज है जो सरकार की इंपॉर्टेंट है, where any time limit has been specified in or prescribed or notified under the specified act which fall during the period from 20th March December to 31st December or such other date after the 31st December, as the central government may by notification specify in this behalf for the completion or compliance of such action or such a date, the central government may specify different dates. Now, if we read this provision, government has a power to extend the time for completion of any action which is falling due between this date. This is important. Where any time limit has been specified or prescribed or notified under the specified act, which falls during the period from the 20th March to 31st December 2020, or such other date after 31st day of December, as the central government may by notification specify in this behalf, the completion or compliance of such action shall not withstand anything contained in the specified stand extended to 31st day of March or such other day after 31st March at the central government may specify. अगर मैं एक मिनट के लिए स्लाइड प्रेजेंटेशन को रोक लूं यहाँ पे, माय क्वेश्चन कम्स टू यू कि आप इस प्रोविजन का मतलब क्या समझ, इसको पढ़ के क्या आइडिया लगाते हैं कि सरकार ने इस एक्ट के अंदर ये पावर ली कि भाई एक्ट के अंदर कोई ऐसी टाइम लिमिट नजर आ रही है जो 31 मार्च 2020 को खत्म 21 को खत्म हो रही है, सरकार को उसको बढ़ाने की पावर 30 जून तक है, इस डेट तक है जैसी सरकार चाहे, टाइम टू टाइम, ये बिल्कुल वैलिड पावर थी। लेकिन ये पावर होने के बाद सरकार ने काम क्या किया, उन्हें एक और काम कर दिया, सरकार ने पावर को बढ़ा दिया। ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गया।
जो सारी लड़ाई है वो इस लाइन पे हो रही है। ये है जो मैंने बताया कि पावर क्या थी सरकार की कि जो ड्यू डेट अगर किसी की लिमिटेशन की बढ़ रही है तो उसको बढ़ा सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकालते समय ये एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करती, नोटिफिकेशन ये एक्ट का पार्ट नहीं है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड that for the purposes of issuance of notice under section 148 as per the time limit specified in section 149 or sanction under section 151 of the Income Tax Act, under this subclause the provision of section 148, section 149, 150 as the case may be, as they stood as on 31st March before the commencement of the financial apply. अब हम आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ये जो पावर थी आपकी यहाँ पर क्या थी? ये पावर थी आपकी डेट एक्सटेंड करने की। यहाँ पे था कि आप डेट एक्सटेंड कर सकते हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि पुराने वाले प्रोविजन अप्लाई करेंगे। ये पावर आपके पास कहां से आ गई? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर जो आज की डेट में इशू डिस्प्यूट का बना हुआ है। नाउ द चैलेंज विच इज कमिंग अप कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन इमीडिएटली जो टेबल पे आ रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या सरकार के पास आज की डेट में जो ये नोटिस इश्यू हुए हैं ये वैलिड है या नहीं है? अब मैं आपकी 3 बातें आपसे पूछता हूं। ज्यादातर नोटिस 13, 14 और 14, 15 के आए हुए हैं। 13, 14, 14, 15 के आए। अगर ये अमेंडमेंट जो नई सरकार ने लगाई अगर ये नहीं आती कानून की 3 साल और 10 साल की और वो पुराने प्रोविजन में नोटिफिकेशन में सरकार ने जो डेट 30/6 तक एक्सटेंड की थी तो वो तो सारे नोटिस वैलिड हो जाते। अब आज की डेट में जो नोटिस आए हुए हैं मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं उनको। एक वो नोटिस जो 31 मार्च 21 से पहले आए, एक वो नोटिस जो 1 अप्रैल 21 से 30 जून के बीच में आए और एक वो नोटिस जो 1 जुलाई 2021 के बाद। जो 31 मार्च 2021 से पहले आए वो ओल्ड प्रोविजन में आए, उनके ऊपर ओल्ड प्रोविजन लगते थे, सरकार का टाइम पीरियड एक्सटेंडेड था, उनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है आज की डेट में, उसका तो कोई चैलेंज नहीं है। 1/4/21 से 30/6/2021 के बीच में आए उसको मैं बाद में लेता हूं। जो 1 जुलाई 2021 के बाद आए उसमें तो सरकार भी नहीं कह सकती कि मेरा पुराना प्रोविजन लगेगा क्योंकि सरकार की डेट ही 30 जून तक की थी। बहुत सारे नोटिस आज की डेट में मैं देख रहा हूं जिसपे डेट 30 जून 21 की डली हुई है। इनफैक्ट वो नोटिस 1 जुलाई के बाद पोस्ट हुए या ईमेल पे आए। उसका मैंने एक एनालिसिस करने की कोशिश की, जो भी मेरे पास रिट के लिए बहुत सारे केस आते रहते हैं तो मैं देख रहा था कि मैं हर एक से कह रहा था कि मुझे ईमेल दे दो कि वो आपके पास ईमेल कैसे आई, पोर्टल पे जाके चेक करो कि वो पोर्टल पे कब पोस्ट हुआ पहले टाइम, क्योंकि पोर्टल पे टाइम लिखा होता है कि कब पोस्ट हुआ था ये, और डिन नंबर दे दो, मैं डिन नंबर से पकड़ लेंगे कि ये कब आया था। शायद आपने डिन नंबर को कभी बड़े ध्यान से नहीं देखा होगा कि डिन के अंदर क्या बात छिपी हुई है। जो मैंने समझा है डिन एक ऑल इंडिया नंबर है और कंटिन्यूअस नंबर चलता है। उस डिन से ये पता लगाया जा सकता है कि ये डिन किस समय क्रिएट हुआ था। 1033 की सीरीज चल रही है और उसके बाद 28 जून को 1033-800 की सीरीज चल रही थी और 30 जून को 1033-900 की सीरीज चल रही थी और 30 जून के बाद वो 1034 वाली सीरीज में चला। तो जिस केस में भी जो भी नोटिस में बैक डेट करने की कोशिश की गई कि नोटिस तो 30 जून का लिख दिया गया और भेजा 1 जुलाई को गया, उसका डिन नंबर आप देखेंगे वो 30 जून के बाद का नजर आया। तो जो 30 जून के बाद के जो नोटिस हैं 1 जुलाई के, वो नोटिस सारे 13, 14, 14, 15 किसी तरह सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि वो वैलिड नहीं है, उसमें नया प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। अब 31 मार्च से पहले क्या हमारा झगड़ा नहीं है, हम उसको पुरानी स्कीम में लड़ाई लड़ेंगे। अब आ गया 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2021 के बीच के जो नोटिस हैं उनका क्या होगा।
Government says my old procedure will apply, and the law new act is there. आज की डेट में मैंने कोई मकान किसी को किराए पे दिया हुआ था और 31 मार्च को तोड़ दिया और टेनेंट को 28 मार्च को लिख के दे दिया कि तू 3 महीने और रह लेना इसके अंदर, और एक नया मकान बन गया, तो क्या वो टेनेंट पुराने मकान में रह रहा है या नए मकान में रह रहा है? न्यू. When on 1st April 2021 new procedure has come in place 148A, you have said कि not more than 3 years की assessment खोलेंगे. More than 3 year can be when 50 lakh and more assets is represented for representing the form asset income as escaping assessment. Then all these notice issued on or after 1st April 2021 are invalid. Now this is what we call excessive delegation legislation की जो going beyond the power of the delegated legislation. मैं किसी को power of attorney दूं कि तुम मेरे बिहाफ पे मकान की सफाई करा देना या मकान की देखभाल कर देना. Can on that basis of power attorney gentleman can sell the house? Answer will be no. It is only the power authorization which has been given. The authorization given by the Direct Taxation Law Amendment Act of 2020, where the government has been given a power to extend the time period where limitation is expiring. This legislation do not give the power to the government to say which section will apply and how it will apply. When I come to my presentation, which I am showing it, by putting an explanation, the person whosoever drafted it probably has not noticed that this is going beyond the power delegated to him or delegated to the central government. And on that aspect, all these notices which have been issued on or after 1st April 2021 are invalid and likely to be struck down. Now, you will, and normally you will know when an income tax assessment is going on, proceeding is going on, you are not entitled to go to the High Court, normally. और मैं कभी कभी सीए के इंटरव्यू में एक सवाल पूछ लेता हूं कि जब सिविल लॉ में दो पार्टी में डिस्प्यूट होता है तो आप एक कोर्ट में चले जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे रहा है, ये मेरा ये काम हो गया, ये मेरी प्रॉपर्टी में झगड़ा है. आप और इनकम टैक्स में झगड़ा होता है तो आप वहां क्यों, आप और इनकम टैक्स ऑफिसर में झगड़ा होता है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कभी आपने सोचा है? जब आपकी असेसमेंट होती है और वो ज्यादा टैक्स मांगता है तो आप उसको एओ को पकड़ के वहां क्यों नहीं ले जाते? 30,000 कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? Because Income Tax Act prohibits it. If you read section 293 of the Income Tax Act, by and large हर एक्ट के अंदर ऐसा एक प्रोविजन होता है, बार ऑन सिविल सूट. No proceeding or no order under this act shall be challenged in a civil suit. That's a bar on civil suit. And reason being, there is a self-contained code. Your grievances can be addressed through this code itself. आपका रेओ का डिस्प्यूट है तो आप सीधे सीआईट अपील पे जा सकते हैं. और जहां पर ये इसका प्रोसीजर नहीं है वहां रिट लग जाती है. जैसे कमिश्नर ने 263 या 264 263 की अपील होती है, 264 में आप मांगते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं तो उसकी अपील नहीं है, उसके अगेंस्ट रिट लग जाती है. तो इसी तरह से नाउ नॉर्मली व्हेन यू हैव अ डिस्प्यूट विद असेसिंग ऑफिसर इवन इन 148 यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गो फॉर ए रिट. लेकिन सवाल है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और लैक ऑफ जुरिडिक्शन, देन रिट लाइज. In these cases, the court is taking a view that assessing officer lacks jurisdiction. He does not have a jurisdiction to issue such notice because this notice under the amended law cannot be issued. And that's why the court is entertaining writ petition and issuing stay notice and has given time to the department to give answer to this issue. That is the crux of the issue on this matter. Now, some people are asking me the question, what will happen in case these notice get struck down or the government bring amendment? This obviously question is, ultimately the assessee success चाहता है, temporary relief से बात नहीं बनती assessee. Now there are two
two issues which need to be kept in mind. The first issue, the important is, if these notices which have been already issued get struck down, then the assessing officer will be duty bound to issue the new notice. But when he has to issue a new notice, on that day, limitation should be available to him. Now we all agree on 13, 14, 14, 15 limitation is not available to him, will be, because now it is expired on 1st July at all purposes. 15, 16 onward, it has to be within a period of 10 years, even if I go by, then it has to be more than 50 lakh and represented by an assets also. A process has to be followed for that purpose. Now, you will ask that government will make an amendment to the law. On that point also, the law is very well settled that such amendment cannot take away the right which has vested in you. And I believe today, on say 3rd August or whatever date August, if any notice is issued, 13, 14, 14, 15 is already closed. That right has vested in the assessee. You cannot revive that right by bringing an amendment. There is enough jurisprudence and there are a large number of Supreme Court judgments which say that you cannot revive a limitation of a year which has already expired. You may extend the period which is alive as on date. जैसे आज की डेट में 19-20 की असेसमेंट खुली हुई है, क्योंकि वो 3 साल के पीरियड में फाइल करती है, आप उसकी लाइफ तो बढ़ा सकते हैं 10 साल और तक अमेंडमेंट करके, लेकिन आप अमेंडमेंट करके पुरानी की नहीं बना सकते. और मैं लेक्चर में कॉमन एग्जांपल देता हूं उसको समझने के लिए. एक पेशेंट को ले जाओ, कितना ही बीमार हो, और वो जिंदा है उस डेट को, जब डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर से दवाई देके उसकी लाइफ कितनी बढ़ा दे. लेकिन अगर जिस डेट को उसके पास लेके जाओ डॉक्टर, वो पेशेंट ऑलरेडी डेड है, तो डॉक्टर उसका कुछ नहीं कर सकता, पीरियड बढ़ा सकता. द सेम अप्लाइज टू amendment on limitation issue, because a vested right gets created in the other party. By future amendment, you cannot take away that vested right. So meaning thereby, I am of the view, and I believe all, I think fraternity on this issue is of the view that even if the amendment is brought in, that may not be so easy for department to overcome the hurdle in which they have to implement. And I am of the view, this is a self-invited trouble. When they knew that 13, 14, 14, 15 is already pending, and you are bringing an amendment on 1st February 2020 in the finance bill and then passing in the parliament, knowing fully well that you have still to issue a notice for 13, 14, 14, 15. या तो आप इतना दिल विशाल रखते हैं कि छोड़ देते हैं उन सालों को, खत्म हुआ, अब आगे के 3 साल ही करेंगे, 10 साल करेंगे. लेकिन नया एक्ट बिल पास कर दिया, बिल्डिंग नई बना ली और बोला नहीं, पुरानी बिल्डिंग में जो खंडर में जो कहीं जंग लगा उसको हम देखेंगे. फिर भी उस पुरानी बिल्डिंग में से जंग से मोहब्बत नहीं छूटी, जो लोहा सरिया लगा हुआ था, पुराने दरवाजे लगे हुए, तो बोला नहीं, इनको भी देखेंगे कैसे हो. नाउ दैट इज द चैलेंज विच इज कमिंग अप विद द डिपार्टमेंट. तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया हुआ है, वो ये एक अपने आप में बड़ा एक्सपेक्ट है 148 का. नाउ बिफोर आई टू स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन आंसर, मैं एक सर्च वाले मैटर को भी 10 मिनट 5 मिनट लगा के थोड़ा कंप्लीट कर दूं, so that this topic I just talked about 148. अब सरकार ने कहा 1/4/21 के बाद जो सर्च होंगी हम उनका 153A नहीं करेंगे, उनके भी असेसमेंट 147, 148 इसी तरह से करेंगे. 3 years और 10 years सेम नोटिस इश्यू होंगे, यही पकड़ लेंगे. ओनली थिंग इज कि इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्वे में इंक्वायरी करनी पड़ेगी. नाउ दिस हैज आल्सो ओपन ए पंडारा बॉक्स. पहले तो 6 साल की इकट्ठी असेसमेंट होती थी, अब 3 साल की अलग अलग असेसमेंट करेगा असेसिंग ऑफिसर. 3 साल से ज्यादा की कर नहीं सकेगा. 3 साल से ज्यादा की करनी लगेगा तो 10 साल में जाने के लिए उसे 50 लाख से ज्यादा की इनकम दिखानी पड़ेगी, रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स दिखानी पड़ेगी. तो जो काबुल चावला के हम देते थे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बीइंग फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्च, आप उस असेसमेंट को नहीं छेड़ सकते, तो अब सर्च में भी नहीं छेड़ सकेंगे, क्योंकि या तो आप कहोगे कि कैश मिल गया उस पीरियड का, ज्वेलरी मिल गई, वो तो अभी भी आप कर लेते हैं. सो वन वे काबुल चावला स्टैंड अप फर्म कि 3 साल की होगी. अब 3 साल का पीरियड कैसे काउंट होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 साल की असेसमेंट तो असेसर की वैसे ही खुली पड़ी रहती है हमेशा. टेक ए केस, a search takes place on 3rd August 2021.
आज की डेट में जिसके यहाँ अगर 3 अगस्त 2021 को सर्च होती है तो 3 साल कौन से बनेंगे? 19-20, 20-21, 21-22, 3 years preceding that's a year which will have to be worked out, search year, that is the mention coming up. 19-20, 18-19 की असेसमेंट चल रही है सभी की आज की डेट में, खुली पड़ी है, सितंबर तक चलेगी। 19-20 की 143.2 आया होगा, वो असेसमेंट खुली पड़ी होगी। 20-21 का भी 148 आया होगा, तो वो 143.2 आया है। 21-22 की तो रिटर्न जाने की डेट ही नहीं आई अभी। नाउ व्हाट विल हैपन in case 143.2 already has been given, you cannot give a 148 because the law is very well settled कि एक टाइम में 2 असेसमेंट तो हो नहीं सकती। 143.2 भी चलेगा और 148 भी चलेगा। आप उसी को 148 दे सकेंगे जिसमें 143.2 नहीं इशू हुआ, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप उसकी 3 स्क्रूटनी असेसमेंट कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 2020 की 21-22 की रिटर्न आज की डेट में ड्यू नहीं है, और जिसकी 3 अगस्त को सर्च हो गई और उसने जो मटेरियल मिला और वो इनकम में दिखा दिया, उस इनकम को कंसील्ड इनकम कैसे मानेंगे? वो कौन सी क्लॉज लगेगी जिसमें ये कहा जाएगा कि ये कंसील्ड इनकम है? अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 270(11) एक्सप्लेनेशन 5। आज की डेट में भी 270(AA) में एक पेनल्टी प्रोविजन है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे डीम स्पेसिफाइड पीरियड वगैरह। मेरा ऐसा मानना है वो प्रोविजन 153A(C) पे लगते हैं। 153A और 153C आपने खत्म कर दिया और आपने 271(AA) को अमेंड नहीं किया। Now if you have not done this, then the challenge will come up कि उस सर्च के से पेनल्टी कहां से आएगी? Somebody has to apply their mind. I am of the view कि frankly जब ये अमेंडमेंट की गई सर्च वालों को बुलाने की, nobody gave a thought to it कि भाई what will happen, whether 2 assessment can happen, whether assessee can revise the return, whether assessee can make a new claim, etc. There are large number of judgment which clearly says कि in 147 particularly Supreme Court की सन इंजीनियरिंग की assessment है कि assessee cannot make a new claim. अगर ऐसा होता है तो assessee करेगा क्या? उसकी जो ऑलरेडी स्क्रूटनी असेसमेंट चल रही है उसमें तो उसका राइट है। सपोज करो रिटर्न भरते समय उससे कोई क्लेम छूट गया, whether he want to make it out, then he can do it. Now all these challenges will come which probably mind has not been. I will just run through the slide and then we'll take question to finish this agenda. नॉर्मली मैं स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन करता नहीं हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने, क्योंकि वेबिनार के थ्रू था, थॉट फिट कि मैं सोलह साल का प्रोविजन जो था फॉरेन बैंक अकाउंट वगैरह का, उसका पीरियड भी 10 साल हो गया। रीजन इज ऑब्वियस कि फॉरेन बैंक अकाउंट का अगर मिलता है तो आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट की जरूरत नहीं, ब्लैक मनी एक्ट में प्रोसीडिंग शुरू होती है और उसमें कोई टाइम पीरियड है ही नहीं। उसमें तो मैं बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आज की डेट में कोई 1862 150 साल पुरानी भी किसी को बाहर की इनकम मिल जाए जब चार्जेबल टू टैक्स थी, तो शायद ब्लैक मनी एक्ट में वो आज की डेट में चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक मनी एक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं। ये सर्च बेस की असेसमेंट की हैं जो जिसका इम्पैक्ट आएगा। टाइम पीरियड अब जो घटा दिया गया 3 ईयर्स और 10 ईयर्स का हो गया। अबेटमेंट अब आज की डेट में लिखा नहीं, अबेटमेंट नहीं होगी तो वो असेसमेंट कैसे होगी? दैट इज आल्सो चैलेंज, क्योंकि अभी तो लिखा ना कि जो पेंडिंग असेसमेंट वो अबेट करेंगे, लेकिन 147 में एक टाइम में 2 असेसमेंट हो नहीं सकती और अबेटमेंट का लिखा नहीं है। काबुल चावला इन्होंने मान लिया क्योंकि बियॉन्ड 3 ईयर दे विल नॉट इशू अ नोटिस unless there is a material which is found during the search. Whether a new claim can be filed, that will be challenge. Impact on penalty 271AA will again be a challenge. 143(2) will now be mandatory because अभी सर्च केस में शायद कुछ जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट के अशोक चड्ढा के केस में particularly कि 143(2) is not mandatory, in 153 it is automatic, but now since it is 147 148, 143(2) will be mandatory. और ये मैंने बता दिया कि साहब आपको आज की डेट में 50 लाख रुपए पर ईयर से कम का माल मटेरियल मिलता है 3 साल से बियॉन्ड में, तो बड़े आराम है। अब 17-18 से पहले किसी ने लोकर नहीं ऑपरेट किया आज, उसके बाद आज तक, और उस लोकर में 40-45 लाख रुपए रखे हैं तो वो वाइट हो जाएंगे अपने आप ही सर्च में, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर तो ये साबित करना पड़ेगा कि इस साल को पुराने हैं।
दिस इज सर्च के बारे में। दिस इज ऑल्सो इशू कि वेदर अबेटमेंट के बारे में क्या प्रोसीजर आएगा क्या नहीं आएगा, दिस इज द इशू। नाउ ये मैंने जजमेंट कोट की है वेदर वेयर नोटिस अंडर सेक्शन 140 हैज ऑलरेडी बीन इशूड। जैसे मैंने कहा ना 19, 20 और 20, 21 की असेसमेंट चल रही है और उसकी आज की डेट में सर्च होती है, विल हैव टू कंटिन्यू एंड नो रीओपनिंग शैल बी मेड, क्योंकि देयर इज जजमेंट फ्रॉम द गुजरात हाई कोर्ट दैट in these cases that you cannot issue 148 when 143 is already. And then again issue is कि 143 का time period expire नहीं हुआ है, even then notice 148 का नहीं दिया जा सकता। Whether a new claim can be made, Sun Engineering clearly said it cannot be made, but 153 पे हाई कोर्ट भी अगेंस्ट है, कुछ दोनों के डाइवर्जेंट क्यों है। So this is the penalty which will create a problem, whether which penalty will be leviable, because there is no clarity coming up on this issue. Faceless I can skip, I believe that's not required. I think faceless you are aware, but only thing faceless which I just want to share with you is in faceless assessment, 2-3 things which I will suggest, because I'm on speaking of 148 and many faceless assessment are going on. Make sure that you reply to the notice within the time and exactly in the same manner in which the question has been posed. आप कोई नोटिस की डेट मिस मत कर देना, टाइम किसी की भी, और हर क्वेश्चन का आंसर दे दो, और आपको टाइम चाहिए तो जितना आंसर देके आखिर में लिख दो कि मुझे टाइम और चाहिए। Thirdly, make sure that you have ask for a personal hearing through video conferencing. ये आपका राइट है, वो मना नहीं कर सकता। 3 चीजें आप मेरी बात का बड़ा ध्यान करके सुन लें। जो नोटिस आए उसका नोटिस का जवाब उसी लाइन में उसी स्पिरिट पे देते हैं। सेकेंडली, अगर टाइम पीरियड कम है, क्योंकि डिपार्टमेंट टाइम कम दे रहा है, मैंने इतनी सारी असेसमेंट देखी है, मेरी रिप्लाई 2 महीने तक लेके बैठा रहता है, और जिस दिन इसका क्वेश्चन आता है तो 48 घंटे में 72 घंटे मांगता है। 19 अप्रैल को इतने नोटिस दिए और 21 अप्रैल को 23:59 पर जवाब मांग रहा है। तो आप पहले कहिए टाइम शॉर्ट है, मैं इंटरिम रिप्लाई दे रहा हूं, लेकिन मुझे टाइम दिया जाए एडजॉर्नमेंट का। एडजॉर्नमेंट लेना भी आपका एज ए मैटर ऑफ राइट है, लेकिन लेटर मैंने देखा है कि हम जवाब उसी तरह से देते हैं जैसे पहले फिजिकल हियरिंग में देते थे। 4 चीजें उठा के चले गए, साहब ये रख लो फिर बाद में दे दूंगा, देखो वर्बली बोल दिया, नहीं बोल दिया। दिस विल नॉट हेल्प, क्योंकि नाउ डॉक्यूमेंट इज ऑन रिकॉर्ड, और उसका मैं एक एग्जांपल हर लेक्चर में दे रहा हूं जो आपको दोबारा सुना देता हूं। एक एग्जांपल देखिए, एक आदमी ने लंदन में फ्लैट ले लिया, वहां रहता था, लेकिन छुट्टियां मनाने 3 महीने की बाहर चला गया। फ्लैट बंद था, और बंद होता है तो टेलीफोन का बिल भी नहीं आता है, क्योंकि बंद है फ्लैट, मिनिमम चार्जेस नहीं होते हैं। अब उसका बिल आ गया, वो जून में छुट्टियां मनाने के गया, जुलाई में वापस आया तो वहां लिखा कि आपने जून का बिल पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट करो नहीं तो आपका टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसने देखा 0 पाउंड का बिल उठा के रख दिया। अगस्त में फिर चिट्ठी आ गई कि आपने टेलीफोन के बिल की पेमेंट नहीं की है, आपका काट दिया जाएगा और आपके ऊपर इतना जुर्माना लगा दें। जैसे सरकारी भाषा होती है, 10 पाउंड, 20 पाउंड, 40 पाउंड जो भी लगा देंगे। वो गया वहां पे मिलने, उसके चिट्ठी लिख दी उसने उठा के, वहां पे फिर मिलने गया किसी आदमी से कि भाई ये तो मैंने 0 का बिल है, मैं क्या पेमेंट करूं इसको। उसने कहा नहीं, यार रूटीन में आता रहता, तुम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आके बैठ गया। सितंबर में फिर आ गया, we have issued a notice in the month of July, you have not made payment, you have not replied, you have August also be given, third and last opportunity is being given, your telephone will be disconnected. अब वो बहुत परेशान हुआ, तो बोला फिर जाता हूँ मिलने के लिए। जब गाड़ी में बैठने लगा तो अरुण जी मिल गए रास्ते में, या फिर अशोक जी मिल गए। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? बोला MTNL की दफ्तर जा रहा हूँ, वहां का जो MTNL है। बोला क्या हो गया? बोला साहब ये बिल आया 0 पाउंड का, जून में मैं छुट्टी मनाने गया था, मैंने यूज नहीं किया, खुद भी कह रहे हैं 0 पाउंड का बिल है। ये जुलाई में नोटिस दिया, ये अगस्त में दे दिया, सितंबर में दे दिया। उनको समझाने का, मतलब उनसे जब बात करने लगा, अरुण जी बोले हैव यू सीन द बिल? बोला हाँ देखा। कितने रुपए का है? पाउंड का, 0 पाउंड। डू यू हैव चेक बुक? यस। मेक ए चेक, राइट पे टू MTNL 0 पाउंड, दे दिया और लगा दो कंप्यूटर पे। इमीडिएटली शाम को आया पेमेंट रिसीव, थैंक यू।
सारे नोटिस विड्रॉल। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैंने फेसलेस असेसमेंट के लिए एग्जांपल ट्राई की। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो जैसी चिट्ठी आए फेसलेस की क्वेश्चनर, उसका जवाब उसी भाषा में उसी तरह से दे दो। ये मत सोचना कि ये रखा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 0 पॉइंट वाला काम कि नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं, वो कुछ नहीं है, उसको नहीं समझ में आएगा। मैं कोर्ट में रोज देख रहा हूं आज की डेट में, वहीं पिन डाउन करते हैं हम डिपार्टमेंट को जाके। जो पिन डाउन करने की कोशिश होती है डिपार्टमेंट को, वहीं जाके किया जाता है कि साहब ये मैंने कहा, ये हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू फिजिकल हियरिंग मांगना भी आपका राइट है। कोर्ट हैज एग्रीड कि आपको मना नहीं किया जा सकता, कोई सा कानून बना ले। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे पोर्टल पे तो मुझे तो टेक्निकल वो ड्रॉप डाउन विंडो आती है और पूछता रीजन, देन बेस्ट रीजन इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू। मैं समझाऊंगा आपको। और उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं अगर आप सुन रहे हैं तो। जो बात आज आप, जैसे मैं अब ये बता रहा हूं, फिजिकली यहां बता रहा हूं, आप चिट्ठी में लिख के कोई नहीं बता सकते। डिबेट के अंदर समझ में आती है, कोई सवाल जवाब हो। अगर डिबेट की जरूरत नहीं है और आपस में नहीं है तो फिर ये पार्लियामेंट की सेशन करने की जरूरत क्या है? बिल बनाओ, भेज दो चिट्ठी एमपी के घर में, वो जवाब आएगा, पास बैठ के पास कर लेंगे स्पीकर साहब शाम को कि भाई सबकी चिट्ठी आके जवाब आ गया, मैं देख लेता हूँ क्या हो गया, ये स्नो बिल ले लेंगे। उसका भी एक एग्जाम्पल मैंने दिया, वो बार बार रिपीट करते। वैष्णो देवी का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कोर्ट समझाने के लिए लोगों को कि भाई कैसे कोर्ट में समझाया जाता है, कैसे कैसे इशू आते हैं, अराइज होते हैं। ये आपको ध्यान हो, लिबर्टी इंडिया का एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आया था कि डीपीपी ड्रॉबैक के ऊपर जो है इंसेंटिव एक्सपोर्ट का नहीं माना जाएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जो एटीआईबी की एग्जम्पशन, एटीएचएससी की एग्जम्पशन क्लेम करते थे। तो उसी चक्कर में किसी क्लाइंट का केस लग गया जम्मू कश्मीर वाले का, दिल्ली में जेके एल्युमिनियम कंपनी, रिपोर्टेड जजमेंट है। तो उसकी जजमेंट में जब मैं आर्गू, उसको उनको एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मिलता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक्साइज ड्यूटी सरकार ने जो स्कीम बनाई थी उसमें एग्जम्पशन आई हुई थी। जो भी खड़ा हो बोला नहीं साहब इसमें इस एग्जम्पशन की बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये नहीं मानी जाएगी इनकम आपकी, एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। कोर्ट में खड़ा हो, ट्रिब्यूनल में वो डिपार्टमेंट का वकील खड़ा हो, डीआर खड़ा हो, जैन साहब ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं, लिबर्टी इंडिया सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट है। 1-1.5 साल तक लड़ाई होती रही, कोर्ट हमेशा झगड़ा होकर अड़जोन हो जाता था। मैं कहता था मैं सुनना पड़ेगा, वो कहता नहीं सुनेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं सुनते, आप ज्यादा बहस कर रहे हो, बाद में बात करेंगे, अड़जोन में। तो ऐसे लड़ाई चलते चलते एक दिन लड़ाई हुई। तो जब कोर्ट में जब सुना, जो 2 जजेस मेहरबान थे, बोले यार जैन साहब सीनियर आदमी, सुन लेते हैं थोड़ा सा इनकी बात, क्या बात फर्क पड़ता है, आप सुन लो। बोले जैन साहब अच्छा सुनाओ क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये लाइव है, एक्चुअल जो हुआ है, मतलब एक्चुअल केस। मैंने कहा कि आप मेरी बात अगर सुनने के आपने मेरी हाँ भर दी है तो मुझे एक परमिशन और दे दो, मैं एक एनालॉजी ड्रा करना चाहता हूँ और शायद आपके 5-10 मिनट खराब कर दूं। मुझसे बोले ठीक है यार, जब हम सुन रहे हैं तो बोलो, जो भी बोलना है बोलो, तो सुनते हैं आपके फैसला, तो आपके खिलाफ देखना, लिबर्टी से आपके अगेंस्ट जाएगा। मतलब ठीक है। मैंने कहा साहब हम सब लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कटरा जाने के बाद हर 10 कदम के बाद लिखा हुआ है कमरे ऊपर फ्री मिलते हैं, रजाई गद्दों का अरेंजमेंट है, फ्री मिलते हैं। तो 4-6 घंटे की चढ़ाई करके ऊपर पहुंच गए। वहां देखा कि रजाई गद्दे और कमरे के लिए कमरा नंबर 441 में चाहिए। वहां लिखा होता है 400, वो पिंक कलर की एक बिल्डिंग से बनी हुई है। 2 फैमिली थी, हम भी गए वहां पे। हमने उसे कहा कि भाई हमें कमरा चाहिए। बोले साहब ले लो, नंबर 11 नंबर 12 नंबर कमरे आप ले लो। तो साहब ठंड का मौसम है तो हमें 2 रजाई या 2 गद्दे बोल दे दो। तो बोले साहब बताओ कितना, 2 रजाई 2 गद्दे और ये पिल्लो। बोले 600 रुपए दो। हमने कहा भाई तुमने तो वहां लिखा सारे रास्ते में फ्री मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, आप कह रहे हो 600 रुपए। बोला साहब गुस्सा मत करो, मैं आपको पर्ची बनाकर दे रहा हूँ, आप 2 रजाई 2, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ठहरो, जिस दिन आपको जाना हो वापस आप यहाँ लाके मुझे दे देना, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं। आपने 600 रुपए जमा कराया, उसने पिंक कलर की एक पर्ची आपको दे दी जिसपे लिखा भी 2 रजाई, नाम लिख के भाई ये जाते। और वहां 2 दिन ठहरे, तीसरे दिन वापस आके दिए और उसने, हम उसके पास गए, उसने गद्दे अंदर रखे और पर्ची में लगाई रिफंडेड और 600 रुपए हाथ में दे दिए। वो कमरा नंबर 441 से बाहर निकला तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर खड़ा, उसने हाथ पकड़ लिया, बोले जैन साहब ये 600 रुपए की इनकम हो गई, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मेरी एग्जाम्पल खत्म, मैं आपसे कोर्ट से पूछ रहा हूँ, मेरी इनकम है 600 रुपए। बोला नहीं, ये तो आपने जमा कराए थे, आपके पैसे वापस मिले। मैंने कहा मेरा केस भी ऐसा सुन लो। बोले कैसे? मैंने कहा साहब जम्मू कश्मीर में मैंने फैक्ट्री लगाई,
एल्युमिनियम की पार्ट बनाते हैं। सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जम्मू कश्मीर में जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी इस एरिया के अंदर, उस पर एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट होगी। लेकिन सरकार को ये चिंता थी कि भाई इसमें एक्साइज ड्यूटी की चोरी हो जाएगी, लोग ये क्या पता जम्मू कश्मीर वहां फैक्ट्री में माल बना या कहीं और बन कर आया। तो उन्होंने कहा भाई जो आपकी इनपुट आती है उनका क्रेडिट ले लो, जो आपका माल फैक्ट्री से बाहर निकलेगा उस पर आप एक्साइज ड्यूटी जमा कराएंगे। RG23 में जो बेनिफिट लेके आए, बैलेंस जमा करा दो, उस चालान बन दीजिए, आप 1 महीने क्वार्टरली के बाद उस चालान की डिटेल बना के फाइल करेंगे और वो हम आपको ड्यूटी रिफंड कर देंगे। साहब मैंने यही किया कि मैंने वो एक्साइज ड्यूटी वहां जमा कराई, जो माल निकलता था प्रोडक्शन होके आता था और माल निकल के बाहर जाता था, और उसके बाद जो माल आता था 3 महीने बाद में मेरा अकाउंटेंट वो डिटेल भरता था और वो जमा करा देता। तो बोले ये मेरे रिफंड है। बेंच को समझ में आया, जजेस को दोनों को, बोले ये कैसे कह रहे एक्साइज ड्यूटी। मैंने कहा साहब ये 5 या कोई नोटिफिकेशन था वहां का कि ये जम्मू कश्मीर में, मैंने कहा ये इसमें लिखा हुआ है कि आपको जमा करा के रिफंड मिलेगा। मैंने कहा ये लॉजिक मैंने लगाया है कि भाई ये सरकार ने ड्यूटी क्यों इकट्ठी की है कि चोरी को रोकने के लिए, अदरवाइज तो बाजार में माल आके हर आदमी कह देगा मेरा तो वही माल है। अब एक्साइज ड्यूटी पेड है माल है के पास, लेकिन मुझे रिफंड मिलेगा जो मैंने पे करा, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ, मेरी ATIB भी बनेगी और एग्जेम्पशन आपको देनी पड़ेगी। बिल बनती है, बिल्कुल देंगे आपको। अब डिपार्टमेंट के वकील को, वो वकील मेरी 10:30 बजे आर्गूमेंट थे, मैंने 11:30 तक अपनी बात समझा दी थी। वो डिपार्टमेंट का आदमी 1:30 बजे तक लिबर्टी इंडिया के लेके पीछे पड़ा। 1:35 कोर्ट ने कहा अपील अलाउड, ऑर्डर टू फॉलो। अब मैं सवाल पूछता हूं, क्या आप चिट्ठी लिख के काम कर सकते थे? किसी को नहीं समझ में आनी थी। लिबर्टी इंडिया में मेरा फैसला होकर मेरा केस आ जाना था 2 मिनट के अंदर, कुछ नहीं हो सकता था लिबर्टी में। रीजन मैं इसकी ये बिल्कुल एक्चुअल केस हुआ हुआ है, आप जाके देखेंगे उस पर, अगर वेबसाइट पर मिलती है जजमेंट पे, JK एल्युमिनियम के नाम से केस है फॉर एग्जाम्पल। उस समय लोगों ने मुझे बहुत कहा कि साहब वो जम्मू कश्मीर का फैसला आ रहा है, कैपिटल सेट का ले लो, ये ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल इसी ग्राउंड पे केस आएगा। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने धर्मपाल प्रेमचंद का केस किया इसी लाइन के ऊपर जाके किया। आई आस्क कि भाई हम वी आर ह्यूमन बीइंग, हम हो सकता है कॉमन चीज को नहीं समझ पाते कभी कभी सिंपल से तरीके से, लेकिन जब उसको समझाया जाता है तो समझ आती है। जैसे हमारे साधु मुनि जो होते हैं, गुरु हैं, जब उनके प्रवचन सुनने जाते हैं, बहुत सारी कॉमन चीजें शास्त्रों में लिखी है, नहीं आती समझ में, लेकिन जब वो बैठ के हमें एग्जाम्पल देते हैं हमें लगता है हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। इसी तरह हमारे जो राजनेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेके आते हैं, बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती है, लेकिन वो समझाते हैं तो लगता नहीं यार ये पार्टी तो अच्छी लगती है, काम अच्छा कर रही है। तो दैट इज व्हाट वाई से। अब आप कहो कि नहीं साहब आंखें आज की डेट में काम करेगी, कान बंद कर दो, जो आप सुन के समझ सकते हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जबान से बोल सकते हो वो ठीक नहीं है, हाथ से लिखोगे तो ठीक है, आंखों से पढ़ोगे तो अच्छा है, कान से सुनोगे तो अच्छा नहीं है। दिस इज व्हाट द मैसेज इज फेसलेस का। अगर मैं फेसलेस का मतलब पढ़ूं तो आंखें हैं पढ़ने के और हाथ से लिखा जाएगा, कान नहीं काम करेंगे, सुनने की तो जरूरत नहीं है और जबान बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज। क्योंकि डिबेट बिना जो इशू है वो आप समझेंगे कैसे कि भाई मेरा क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन क्या आता है। कोर्ट में जितनी डिबेट होती है वो सारी वही समझ में आती है कितनी होती थी, और कितनी बार मन बदल जाता है। जो आप शुरू में सोच रहे होते हैं 1 घंटे के सुनने के बाद दूसरे को लगता है नहीं यार आदमी तो सच्चा है, और कई बार तो जिस ढंग से वो बोल रहा होता है उसकी जबान की टोन से उसकी सच्चाई नजर आने लगती है। आदमी नहीं कह पाता तो वो उसके लगता है आदमी तो सच्चा लगता है। अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ये चीफ जस्टिस साहब ने एक तेलंगाना का केस आया था, डिवोर्स का केस चल रहा था, और उसकी बीवी उसे जेल भेजने के लिए कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था इसकी जेल होनी चाहिए 18-20 साल से, और तेलुगु में। तो जस्टिस रमन्ना हमारे जो थे वो क्योंकि तेलुगु हैं वो तमिल समझ रहे थे, उन्होंने उसे 2 मिनट के लिए बात की अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। प्रोबेबली उनको ये समझाया कि भाई देखो तुम 18 साल से तुम्हारा मनमुटाव है, अगर इस हस्बैंड को तू जेल भेज देगी तो तेरा क्या होगा, जो एलिमनी मिलती है वो नहीं मिलेगी, तुम्हारा उस समय का झगड़ा है, अगर तुम सोच लो दोनों वकील बैठ के कि तुम्हारा रिकंसिलिएशन हो सकता है। दोनों मान गए, दोनों घर बस गया। अब चिट्ठी पत्री में ये घर बस था क्या? जेल होती उसके हस्बैंड को, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा हुआ था। 17 साल पुराना केस है, 2002 का झगड़ा चल रहा था। उस लड़की की शादी 20 साल की, अब 40 साल की हो गई, वो आदमी 50 साल का हो गया बेचारा। दैट इज व्हाट आई से, दिस इज फेसलेस इज नॉट सो फेसलेस। मैं उसको नहीं देख सकता, वो मुझे देख सकता है, मेरी लेटर हेड मेरे टेलीफोन नंबर सारे हैं उसके पास। दिस इज व्हाट ऑफ कोर्स टॉपिक फेसलेस नहीं था, बट दिस इज जस्ट टू से 3 बातें ध्यान रखना। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से,
जो कॉलम बनाया वो कॉलम बना होना चाहिए, हर बात का जवाब है, नहीं है तो नीचे लिखेंगे क्या मुझे टाइम, और आप फिजिकल हियरिंग मांगेंगे एडवांस में लेने से पहले हर आप हो सकता है कि फिजिकल हियरिंग में समझा पाए उसे बेटर, आपको चेहरा देखने को मिलेगा, उसका पहचानने का मौका मिलेगा। विद दिस आई नाउ थिंक वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर, जो मेंबर्स के आएंगे उनको ले लेते हैं। आई कैन सी देयर आर 143, आई कैन सी द नंबर लास्ट। और एक और अरुण जी, अशोक जी अगर कोशिश कर दें तो उन्हीं की भाषा में सुने, जो आए हैं वो तो देख ही लेंगे जो चैट बॉक्स पे है, अगर दे कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन दैट विल बी गुड, बिकॉज़ देन आई विल बी अंडरस्टैंडिंग उनकी फीलिंग क्या मन में क्या कहाँ गाड़ी अटकी हुई है। बिल्कुल सर। ये अमित जी को और संजय जी को अलाउ कर दो ना। जी सर, मैं करता हूँ सर। अब सबको अलाउ कर दो, करना चाहोगे एक बार? फेस भी अलाउ कर दे दो, अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आप ही आ जाएगा फोकस होके जो सर बोल रहा फेस के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। अलाउ नवीन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। नवीन सर। हूँ। हाँ, नवीन बंसल जी आ गए। हाँ जी, चले गए नवीन जी फिर। अमित जी को ऑन करो ना, अमित जी और संजय जैन जी को। जी अमित आजाद जी सर। हाँ, क्वेरी आई ना भैया इनकी, संजय जैन जी को। अमित सर। हाँ हाँ सर, अपना क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है अमित जी आ रही है। हाँ वेद जी, ऑन करो ना। नहीं, वो वीडियो शायद ऑन नहीं कर पाएंगे, मैं कल इसमें वेबिनार में वीडियो शायद ऑन नहीं होगा था। सर वीडियो के लिए उनको पैनलिस्ट में बनाना पड़ेगा, उसमें उनका डिस्कनेक्ट हो जाएगा कनेक्शन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अमित सर पूछिए अपना क्वेश्चन सर। हाँ वेद जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक 148 में 2016-17 के असेसमेंट ईयर का नोटिस आया है, तो पहली बात तो क्या, और ये आया है करीब 28 जून को, तो क्या ये वैलिड है? पहली बात तो, और अगर वैलिड है तो मतलब मुझे क्या एक्शन लेना है? क्या मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट स्टे लेने के लिए, क्योंकि कोई प्रोसेस तो हुई नहीं है? मैंने जो बताया अभी लेक्चर में बताया ना, देखिए 16-17 का जो नोटिस है, डिपार्टमेंट ने 148 ए का नया प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल, और ना ही उसने ये एलिगेशन लगाया होगा कि 50 लाख से ऊपर का है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये नोटिस तो इनवैलिड है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सरकार अब देखिए, ये तो मानने वाला नहीं, ये तो हाईकोर्ट से ही मानेगा, ठीक है। अदरवाइज तो वो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करेगा और आपके असेसमेंट करेगा। अच्छा, तो आपको नॉक तो करना ही, हाई कोर्ट में जाके ही नॉक करना पड़ेगा, रेट लगानी पड़ेगी। अच्छा, रेट लगानी पड़ेगी इसका मतलब, ठीक है ठीक है, बस यही पूछना चाह रहा था आपसे। थैंक यू। हाई कोर्ट तो आज के डेट में हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है इस बारे में। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। सर मेरे क्वेश्चन केस में 13-14 का नोटिस आया है जी एक। 13-14 का भी रेट लगानी पड़ेगी सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर्स को लेटर लिख कर नहीं बात बनेगी ना? नहीं, ये देखो एक बात मान के चलो, पुराना 148 में ये तो बंद करने वाला नहीं प्रोसीडिंग किसी हालत में। अब लोगों ने मेरे से बहुत सवाल पूछा है कि साहब एओ कर, मैंने कहा देखो एओ वाला रूट तो ये है कि एओ के आप असेसमेंट कराएंगे, वो तो डिमांड क्रिएट कर देगा, सीआईटी बिल वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा अगर एक बार असेसमेंट हो गई तो। असेसमेंट अरे यार वो लॉन्ग रन प्रोसेस हो जाएगा। हाई कोर्ट में रेट लगाए इसमें जी, फिर रेट ही लगानी पड़ेगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है। हेमंत अग्रवाल क्योंकि क्या एक बार अगर एओ ने असेसमेंट कर दी तो डिमांड क्रिएट करेगा, नेचुरल, वो चैलेंज आएगा। सीआईटी अपील 148 में नॉर्मली टेक्निकल ग्राउंड पे छोड़ते नहीं है, ट्रिब्यूनल में जाके छूटेंगे आप, अगर आपका लीगल ग्राउंड बन जाएगा तो, और ट्रिब्यूनल में छूटेंगे तो डिपार्टमेंट फिर हाई कोर्ट जाए, बहुत लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में अगर क्वैश हो गया तो अब निकल जाएंगे यहीं से, सब्जेक्ट को अगर दोबारा खोलता फिर लड़ाई लड़ेंगे उसके अलग से। 13-14 तो मेरे हिसाब से खोल नहीं पाएगा दोबारा किसी हालत में। तो रीजन टू बिलीव लेने पड़ेंगे क्या जी? पहले कुछ देखना हो, कुछ नहीं क्या हो? ना कोई जरूरत नहीं है, 148 के नोटिस सफिशिएंट है। अच्छा, उस पे हाई कोर्ट पे रेट लगा दे जी। हाँ ठीक है जी। मैं हम लगा रहे हैं, मैं रोज आई थिंक एवरीडे में हमारे 10-15 मिनट लग रहे हैं आजकल मेरे, रोज आ रहे हैं। सर मैंने हेमंत अग्रवाल जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? Hello, sir. Sir, actually, the due date for assessment, which were supposed to be ended on the 31st March of 2020, was extended, and it was extended till 30th of June 2021. On 25th of June, it was further extended to 30th of September, if I am not wrong. So, in that case, does the SSC, AO has the power to issue the notice to any consequential evidence which he is having for those assessment? यस, जो असेसमेंट के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो उसके बाद पावर है, वो सारी 30 सितंबर तक एक्सटेंडेड है ऑटोमेटिकली।
No, let's suppose while doing the assessment of Mr. X, he found some documents of Mr. Y. So will he be able to issue under section 148 to Mr. Y or 132 Yes, he can do it. for those assessment year 13, 14 and 14, 15 also? नहीं, वो आपका इशू अलग है. देखो, वी आर कंफ्यूजिंग. सी इशू इज 13, 14, 14, 15 आज की डेट में बिल्कुल बंद है. Okay. नाउ अब आपके केस में मुझे लग रहा है सर्च का केस बता रहे हैं शायद आप. Right, sir. 153A की प्रोसीडिंग चल रही है. Right. और ये सर्च 31 मार्च 2021 से पहले की है. January 2019. हाँ, ठीक है. 153A में और लॉ में ये कहा है कि ऐसी की सर्च के ऊपर जो पुराने प्रोविजन है दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई. नाउ असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट नोटिसेस दैट 153C में इसके पास को मटेरियल मिलता है और उसके बेसिस पे 13, 14, 14, 15 को टच करने की कोशिश करेगा वो उसके बारे में. तो नाउ देयर आर जजमेंट विच सेज कि जिस डेट को 153C देगा उस साल से 6 साल पहले वाले पे वो जा सकेगा. तो वो एक अपने आप में दोनों तरह के जजमेंट है कि 6 साल सर्च की डेट से काउंट होंगे या जिस डेट को नोटिस देगा. तो will we fall on the new finance act or नहीं, आप नए फाइनेंस एक्ट में नहीं पढ़ेंगे. आप जाएंगे पुराने एक्ट में. Okay. जाएंगे आप पुराने में ही. लेकिन पुराने में भी देयर आर डिस्प्यूट गोइंग ऑन इन दिस इशू कि 13, 14, 14, 15 के नोटिस नहीं दिए जा सकते क्योंकि जिस डेट को नोटिस देंगे उस साल 6 साल का पीरियड वो 6 साल वहीं से काउंट होगा. Okay. Thank you, sir. सर विष्णु कुमार अग्रवाल जी. वेद जी नमस्कार. नमस्कार भैया. सर असेसमेंट ईयर 14-15 की नोटिस है और डेट है 29/21. तो इस केस में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं सर? कर सकते हैं. मार्च के बाद वाले तो सभी में कर सकते हैं. आप 29 जून है. और सर इसकी हाँ जैसे 29 जून को है तो इसकी कोई डेट रहेगी कि जैसे 30 डेज के अंदर रिप्लाई करना होता है? नहीं, रीट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती. रीट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन. ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैप्स नहीं होना चाहिए. तो 1, 2, 3 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता. रिट में कोई वो नहीं होते. इसमें 50 लिमिट भी हम कंसीडर करेंगे? नहीं, हाँ, इसमें तो चैलेंज ये होगा ना कि लिमिटेशन है और नया प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा और ये नहीं होगा. वो जाएगा. ओके. 50 लाख. वो तो रीजन में तो हम जाएंगे नहीं ना अभी. ओके, रीजन में नहीं जाना, अभी केवल रिट पिटीशन फाइल करनी है. अभी तो आप 148 के नोटिस के बेस पे जाएंगे सर. ओके सर, थैंक यू सर. संजय जी जरा म्यूट कर लें अपने आप को. संजय जी आपकी आवाज. सर वेरी नाइस डेलिब्रेशन. एक चीज कैन यू अपडेट टाटा कम्युनिकेशन केस रिट पिटीशन व्हिच वाज टू बी हर्ड ऑन 2 अगस्त? चल रहा है अभी. इतना नहीं होता है. देखो क्या होता है, इसको हम प्लीडिंग्स कहते हैं. नॉर्मली जब ये रिट हम फाइल करते हैं, रिट फाइल करके एक इंटरिम ऑर्डर लिया जाता है. डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप काउंटर फाइल करिए. काउंटर का मतलब अपना रिप्लाई फाइल करिए पैरा वाइज जो हमने पॉइंट उठाए हैं. फिर हमारा एक रिजोइंडर लगता है और उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं. तो अभी नाउ दैट प्रोसेस इज ऑन. इतना ऐसा नहीं है कोर्ट में कि कोई 1 मिनट में कोई फैसला हो जाएगा. तो रिट इज ए रीजनेबली गुड लॉन्ग रन प्रोसेस बट इंटरिम आपको रिलीफ मिल जाती है सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड. सर सेकंड थिंग, रिट फाइल करने की बजाय वी शुड कंप्लाई विद द नोटिस बाय फाइलिंग रिटर्न विद इन 30 डेज. शुड कर वी सकते हैं. कोई कंप्लाई तो कर दो. कंप्लाई रिटर्न फाइल करने में क्या नुकसान है? फाइल कर दो रिटर्न. ओके. लेकिन सर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया ड्यू टू पोर्टल स्लो डाउन. वो तो हर एक जगह प्रॉब्लम है. डिपार्टमेंट आई थिंक वो डिपार्टमेंट उसका कंसेशन दे देगा बाद में. वो मुझे लगता है वो तो रिटर्न तो किसी की भी फाइल नहीं हो पा रही. या थैंक यू सर. थैंक यू. वेद जी. हाँ जी. एक चीज जो ये रिट पिटीशन फाइल हो रहे हैं, अगर ये इन द फेवर ऑफ असेसी आता है हाई कोर्ट से डिसीजन, विल इट बी एप्लीकेबल टू ऑल द असेसीज और विल इट बी ओनली एप्लीकेबल टू? नहीं अभी तो देखो ये डिपेंड करेगा कि क्या होगा. अल्टीमेटली फैक्ट्स तो देखने ही पड़ेंगे हर केस. अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो 148 का जो रॉन्ग नोटिस आ रहे हैं they'll be applicable uniformly on the basis of the high court judgment? No, it will all depend what the judgment come and how it goes. Okay, so it is safer to file a writ then.
अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर रेट का फैसला होने में 2-3 महीने लगेंगे, 3-4 महीने लग सकते हैं। अभी हाँ। कोर्ट 28 सितंबर की डेट लगा रखी है और ठीक है। उसमें लॉन्ग डाउन इतनी ज्यादा रेट है कि उसके सबके आर्गुमेंट होंगे, सब वकील होंगे, लंबे चौड़े जाएंगे। ठीक है। और डिपार्टमेंट भी अच्छी खासी लड़ाई लड़ेगा इसके बारे में। अच्छा, तो इट्स बेटर सेफर टू फाइल अ रिट, दैट मींस ऑब्वियसली अगर क्लाइंट ठीक से रीजनेबली है, अगर बहुत छोटा है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो सेफर है, बिकॉज़ ओनली see there is no downside in filing a writ except the cost of the writ. ओके, थैंक यू। आप पंकज गुप्ता जी। Good evening, sir. Good evening. Sir, in my case, I had filed the income tax return in response of notice under section 148. I already filed that. मुझे 22 को नोटिस आया था, मैंने रिटर्न फाइल कर दी 148 में। क्या मैं अब रिट में जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं वो तो हम ऑन द कंट्रोरी हम एक को एडवाइस कर रहे हैं, रिटर्न तो फाइल कर दो। कल को अगर कोई एडवर्स किसी भी तरह से हो गया तो आपको 234A का इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। जस्ट आई में से कि 148 के रिस्पॉन्स में जो रिटर्न फाइल करनी होती है, अगर उसमें डिले होती है तो वो भी उसके ऊपर भी 234A के प्रोविजन लगते हैं। जी जी। सो टू अवॉइड दैट इंटरेस्ट वी नॉर्मली एडवाइज कि रिटर्न तो डाल दो अंडर प्रोटेस्ट और फिर रिट में चले जाए। हाँ, चले जाए, जा सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुधीर कुमार गुप्ता जी। सुधीर सर। नमस्कार वेद जी। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। मेरी छोटी सी क्वेरी है, जो ये टेक्निकल ग्लिचेस चल रही है इस समय पोर्टल के ऊपर, असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए टाइम बारिंग 30 सितंबर है बता रहे हैं लोग। मेरा क्लाइंट जो है वो एनआरआई है, आधार है 18-19 के लिए, 19-20 के लिए, 19-20 के लिए। ठीक, चलिए। तो उसके लिए मुझे कल 5 अगस्त तक रिप्लाई फाइल करना है। एनआरआई क्लाइंट है, ना उसके पास आधार है ना मोबाइल रजिस्टर्ड है। आप उसकी ईमेल पे जवाब भेज दो। ईमेल किसकी ईमेल पे? एओ की। एओ की पे भेज दो, सबमिट कर दो सारा कुछ, क्योंकि भेज दो यार, ये बोल दो और उसमें ग्राम जो क्या है वो उसमें वहाँ ग्रीवेंस में लिख दो कि साहब मेरा जवाब नहीं जा रहा है, मैं ना रही जो आप बात कह रहे हैं, रिकॉर्ड में तो आ जाएगा। 2 ग्रीवेंसेस डाल चुका हूँ मैं, एओ को ऑलरेडी चिट्ठी 3 दिन पहले लिख चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का भी। एक बात बताओ, पानी का पाइप फट जाए यार, आप कुछ भी ग्रीवेंस लिखो, पानी का पाइप ठीक होने के बाद ही पानी की लीकेज रुकेगी। अब सरकार का पोर्टल तो खराब हो गया, अब क्या करे सरकार? आप सरकार की तरफ से सोचो ना, आप सरकार की तरफ से सोचो ना, वो करे क्या? एक ठेका दिया ठेकेदार को, उसने काम बढ़िया नहीं करा, पता लगा हर फ्लोर पे पानी आ रहा है, किचन से भी कुछ निकल रहा है। नए मकान में जाते हैं, कुछ 2 नलके काम नहीं कर रहे, बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा, बेडरूम में पता लगा है कि जहाँ पे एयर कंडीशन चलना था वहाँ एयर कंडीशन नहीं चल रहा, नेट आ रहा था वहाँ नेट नहीं आ रहा। अब क्या करो? ठेकेदार ढीला निकला, वो किराएदार को पहले वो किसी को बुला के दिखा देता, चेक करा देता, टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेता, महीने 2 महीने की तो काम बन जाता। जैसे दिल्ली मेट्रो करती है भाई, चलाने से पहले 1 महीने खाली ट्रेन चलाती रहती है, औरों को बुला के लाती है, दिखाती है ये हो रहा है ये हो रहा है, फिर उसको लगता है मुझे पब्लिक के लिए खोल दो। अब गलती से पोर्टल बना दिया और खोल दिया रातों रात, पता लगा तो पोर्टल में तो है नहीं कुछ भी। मेरा ऐसा मानना है कि पोर्टल की समस्या कोई जल्दी हल होने वाली नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डे टू बेसिस पे डेली प्रॉब्लम आ रही है। आईटी का एक बहुत बड़ा वो है, शार्प वेपन है, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आप ही को नुकसान देता है, फिर डाटा इधर से उधर ही घूमता रहा है। तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ एओ को कल सबमिट कर दें फिर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब, ये लीगल नहीं है, ये फैक्चुअल प्रॉब्लम है, तो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। लगा कैसे लगा? ठीक सर, थैंक यू। अश्विनी तायल जी का भी शायद मैं देख रहा हूँ, उन्होंने भी अपना हाथ हैंड किया, क्या था? अश्विनी तायल जी को मैंने अनम्यूट कर रखा है, लेकिन अश्विनी जी आगे। अश्विनी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअल में 148 का रिप्लाई फाइल कर दिया है, तो अब रिट फाइल कर दें क्या? भाई ये आपकी कॉल है, हम नॉर्मली एडवाइस कर रहे हैं, कर देनी चाहिए अगर क्लाइंट ठीक से संपर्क कर। अच्छा, एक सेकंड केस में 13-14 के केस में एसएससी ने क्या हुआ कि उसके ऊपर सारे केस क्लीन असेसमेंट भी 17-18 तक हो चुका है उसका, तो कोई सर्च केस था कलकत्ता का, उसको उनको बुलाया था, तो उसके बाद 148 उनको इशू कर दिया 13-14 का, तो उसमें रिट फाइल करें उसका? तरीका तो यही, और क्या करोगे? देखो आप या एसएससी को क्लीन चिट मत दो कि क्लीन है एसएससी।
नहीं सर, एक्चुअल कलकत्ता का, आप कलकत्ता का नाम ले लिया आपने, सर्च कर दिया, नाम आ गया, उसका कुछ ना कुछ काम कर रखा होगा उसने। उसकी एक्चुअल जेन्युइन ट्रांजेक्शंस है, वो मैंने वेरीफाई की थी, तो उसमें वो जिसकी यहाँ पे जिसकी ट्रांजेक्शन थी उसके यहाँ कोई XYZ केस, तो उसकी देखो मैं जेन्युइन ट्रांजेक्शन को देखो, मैं हमारा जो एक्सपीरियंस है, कल भी मेरे से कोई नजदीकी दोस्त बात कर रहे थे, बोले जी मेरे तो बिल्कुल 100% काम है, ये है, मैं सारी सेल करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, सिंपल सी एक बात बता दूं, तुमने कुछ सेल करी होगी जिसका चेक तुम्हारे पास आया होगा, हाँ जी, और वो चेक किसी एकोमोडेशन एंट्री का आ गया, वही कहानी अब पाएगी। अब आपकी सेल डाउटफुल होगी। हाँ, आपने सेल किसी और को की होगी और चेक किसी और से आ गया, आप तो फिर आगे घेरे में। समझ गया, वही केस पाएगा। बस मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अब वो एनालॉजी वाली बता दी ना कि क्या होता है केस में, समझ गया, कहीं ना कहीं घेरा बाद में आता है। आज की डेट में जो सरकार का कंप्यूटराइजेशन हो गया जीएसटी और इनकम टैक्स में, हर बिजनेसमैन को भलाई इसी में है कि वो उतनी ट्रांजैक्शन को उतना ही रोक के रखे जितनी उसकी नॉर्मल है, उससे बाहर करते चले जाएगा। कई बार होता है ना, मैं कैश सेल नहीं करूंगा और मैं इधर से काट के पर्चा फाड़ के मैं चेक ले लूं किसी से, वहां लिया और वहीं फंसा दिया, पता लगा वो चेक किसी और के कहीं से आ रहा है, निकल गया, और वो चेक की इंक्वायरी में आपको लग जाए। एक पोर्टल पे भी एक रिसेंट इशू निकल के आया कि 2 SSEs हैं, उनके आपस में DSE स्वैप हो रखे हैं पोर्टल के ऊपर डेटा में। एक ही कंपनी के 2 डायरेक्टर है, जैसे मान लो मिस्टर अभिषेक चौधरी है, उस पर अनुराग चौधरी का DSE चढ़ा रखा है उन्होंने डिपार्टमेंट ने, और अनुराग चौधरी में अभिषेक चौधरी का चढ़ा रखा है। टेक्निकल है तो जाके सिस्टम वाले से ठीक कराना पड़ेगा, और क्या करूंगा। सब बहुत 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे वो। लीगल इशू नहीं है सब, देखो क्या है, ये सारे है ना, मान के चलो सरकार भी हमारे जैसे लोगों की तो है ना, क्या करेगी आप, कहीं ना कहीं तो लापरवाही वर्किंग हुई है। मैं तो आपको अगर एग्जांपल दूं, आज की डेट में जो देखने को मिल रहा है, अब मैंने जितनी रिट लगाई है, हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कागज, कई बार लगता है लोगों को रिट तो बड़ा आसान सा काम है, बड़े ध्यान से पढ़ते। 148 के नोटिस पे डिजिटल साइन ही नहीं है, वहां लिखा हुआ डिजिटल साइन। फिर मैंने सोचा भाई करे क्यों नहीं इसने साइन डिजिटल, मुझे पता लगा ये बैक डेट करने के चक्कर में कोई डिजिटल साइन करता तो फिर टाइम आ जाता। उन्होंने नोटिस भेज दिया और ईमेल से उस नोटिस को चिपका के भेज दिया। अभी आपको ध्यान हो, दिल्ली हाईकोर्ट अखबार में पढ़ा होगा, 10 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन आया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने 30 मई को मेरे को शोकॉज दिया गया कि भाई आप 31 या 1 जून तक जवाब दो। मैंने 31 मई की शाम को इनको भेजा कि भाई मुझे टाइम दे दिया जाए। 2 जून को मुझे ईमेल आ गई कि आपका टाइम हमने 14 जून तक का कर दिया, और 4 जून को असेसमेंट ऑर्डर आ गया। वेरी गुड। तो नहीं, यहाँ तक नहीं रुकी बात, वो पिटीशन में आया कि भाई ये हो गया, डिपार्टमेंट ने जवाब में ये कह दिया कि 2 जून की मेल फोर्स है, हमारी आई। वेरी गुड। जज साहब ने डिपार्टमेंट के वकील को कहा कि यार तुम इसको चेक कर लो, तुम ऐसे उल्टा पल्टा जवाब मत दो, एक केस नहीं है 2-3 केस में ऐसी बात नजर आ रही है मुझे। अब वो वकील साहब थोड़े एग्रेसिव थे, बोले नहीं बिल्कुल ठीक है यार ये है, तो बोले मैं सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर देता हूँ। जज साहब ने ऑर्डर कर दिए कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, आइदर पार्टी इज रॉन्ग, डिपार्टमेंट से मैंने नहीं भेजी मेल, और वो एसएससी कह रहा है या तो एसएससी ने फोर्जरी करी है जो मेल क्रिएट कर ली है, या डिपार्टमेंट ने कहीं से गई है तो डिपार्टमेंट जवाब दे। अभी 3 दिन पहले डिपार्टमेंट ने माफी मांग ली कोर्ट में कि साहब हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट होकर चली गई और ये हमारी ईमेल है। अपने अखबार में पढ़ोगा, परसों की सेब अखबार में मैंने उसकी न्यूज आइटम शेयर करना चाह रहा था, मैंने क्या एडवर्स न्यूज है क्यों, नॉर्मली मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता रहता हूँ ना, लेटेस्ट न्यूज वगैरह रहता है, आई थॉट कि क्यों वो कर रहा है, ये हाल हुआ है। क्योंकि क्या है कि जब वो लिमिटेशन में ऑफिसर अपनी स्किन को बचाने के लिए वो सारी वर्किंग होती है, और वो जब वो हम माइन्यूटली पढ़ते हैं तो उसे पता लगता है कि 148 में क्या हुआ है। अगर भाई जब आपको पता था कि 31/3/21 को नया एक्ट आ रहा है, और मेरे हिसाब से पेंडेमिक अप्रैल में ज्यादा फैला, मार्च में तो इतनी चैलेंज था भी नहीं, मेरे ख्याल जितना था। ये जो नोटिस अप्रैल मई जून में किया, अगर 31 मार्च से पहले इशू करते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता, सारी लड़ाई खत्म हो जाती, या फिर दिल इतना बड़ा कर लेते कि यार ये नोटिस इशू करने ही नहीं है, निकल गया तो निकल गया। जब आप 3 साल का पीरियड ला रहे हो तो पुराने से 3 साल से ज्यादा को क्यों पकड़ना चाह रहे हो? अभी भी तो छूटेंगे लोग 3 साल से पुराने वाले, छूट जाएंगे तो आप कर लो टैक्स पे। जो मैंने शुरू में कहा था भाई, टैक्स पेयर को आप असेट मान के चलो ना, जो दे रहा है टैक्स अब दे रहा है, तो वो दैट वुड हैव बीन मच इजियर प्रोसेस। और नहीं तो फिर वो 10 साल वाले मैकेनिज्म में आप जो आपका 6 साल वाला बन रहा था 14 उसके अंदर आप लिखते बता इंक्वायरी करके 50 लाख से ऊपर वाला वो केस बना लेते, वो भी नहीं कब वर्कआउट किया।
अब फिर जो भगदड़ में जी कितने नोटिस 30 जून को ऐसे नोटिस मार के इतनी तेजी से तो कोरोना में नहीं फैल रहा था, इतनी जल्दी से इतनी तेजी से 148 फैला है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने 40-45 अपनी प्रैक्टिस में इतने 148 के कभी नोटिस इतनी जैसे बढ़े हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने इतनी स्क्रूटनी कराई होगी जितने आप 148 के नोटिस आपके हाथ में आज भी। हाँ जी सर, 9 मैं तो नोटिस क्रिकेट का स्कोर है कि किसी के बाद 15, किसी के 20, किसी पे 40, किसी पे 50, हाँ जी, हाँ जी, एक के बाद 246 भी है, ध्यान रखना है। कंपटीशन मत कर लेना किसी से गलती से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर, हाँ जी हेमंत जी। इनकम टैक्स पोर्टल अभी तक तो नॉर्मल हुआ नहीं, इट्स बीन 2 months and above, तो when we are expecting it, because you are having very vast source of information। आपने मकान बनाया नहीं बनाया कभी? बनाया। उसकी पानी की लीक होने के 1 साल बाद आती है नहीं थी कभी, बाथरूम से पानी लीक हो गया ऊपर से। अब वो प्लम्बर कमजोर रह जाए, सबसे बड़ा मकान में चिंता होती है जिसने प्लम्बिंग का काम किया वो कैसे करके गया। उसकी जरा सी लापरवाही सारे मकान को खराब कर देती है। आपकी जितनी टाइल वाइल पत्थर बढ़िया लगा रहे सब वही हाल हो गया पोर्टल का, क्या करें। So this department is something from department is earning income. This is the main source of revenue for the government. I do agree, लेकिन ये भी तो लगा रहे हैं कि भाई there are people like us only। अब वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक हो गई कॉन्ट्रैक्टर की, सप्लायर की, जो मुझे पता लग रहा है कि हार्डवेयर भी नहीं आया, चाइना से कुछ आने थे, वो कैपेसिटी जिस कैपेसिटी के आने थे वो नहीं आए, टेस्टिंग में गलती रह गई। सिंपल सी एग्जांपल है इसकी, मॉक ड्रिल मॉक टेस्टिंग होती, जैसे हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम डेली रिटर्न भरते हैं, उन लोगों को कुछ लगा के ट्रायल में इन्वॉल्व कर लेते प्रोसेस में कि भाई हमने बनाया है, आप अपलोड करके देखो। कुछ लुधियाना से, कुछ जलंधर से, अहमदाबाद से, चेन्नई से खोल देते कुछ टाइम के लिए, 15-20 दिन के लिए, कि भाई ये खोल के चेक करो, फिर पता लग जाता उसमें कि गलतियां कहाँ से आ रही। तो दैट वुड हैव बीन बेटर। अब आईटी वालों ने क्लोज चैम्बर में बना लिया तो फिर चैलेंज तो आएगा ही। वेद जी, वेद जी, अगर एसएससी एक छोटा बहुत स्मॉल तो बहुत छोटा सब ब्रोकर है जिसको ये 148 का नोटिस आ जाए तो उसको रेट एडवाइजेबल है या फिर वो नोटिस मतलब वो नोटिस का जवाब दे दे? देखो एक तो बात मान के चलो, जिसको 148 आया वो छोटा कैसे? नहीं बहुत छोटा है वो, तो मैंने किताबें देखी हैं। अरे मतलब... भाई छोटा तो हम ये कहते हैं आज की डेट में, पिछले जमाने में कहते हैं भाई जिसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट होगी वो साहूकार पक्का होगा। अच्छा, साहूकार पक्का होगा, क्योंकि भाई रेट हुई है तो सरकार ढूंढने आई है, पैसा कहाँ छुपा रखा है, इतना पैसा लेके घूम रहे हो। अच्छा, और इसीलिए इतने मौसम में 148 बटे, वो साहूकार कहां से आ गया 148 नहीं आया तो बाकी हो सकता है कोई गलती से आया। हाँ। अगर देखो छोटी मोटी डिमांड आने की चिंता फिर रेट में क्यों जाए, 10-20-50 हजार की डिमांड आएगी तो लड़ लेगा वैसे। हाँ मतलब इतनी आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है टर्नओवर के वो इनकम टैक्स मतलब आईटी इनकम टैक्स ऑडिट नहीं करी है, ये हो सकता है बस इशू। क्योंकि बेसिक जो है क्या है, सेल परचेज का जो नेट है दैट इज द कमीशन ऑफ द सब ब्रोकर व्हिच इज नॉट इवन 1 लाख रुपीस। I see that's not the fact. I'm not aware because आपकी बार डिपार्टमेंट ने ब्लाइंडली नोटिस बहुत बांटे हैं 148। अच्छा, ओके, एयर के इंफॉर्मेशन के बेस पे बांटे हैं, आप देख लीजिए। अगर छोटा केस है तो देन यू कैन इग्नोर इट आउट। सर काफी बार कंसिक्वेंशियल सर्च भी हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल क्या? सर्च जो सर, तो वी आर एक्सपेक्टिंग एनी अम्ब्रेला एक्सटेंशन फॉर द ड्यू डेट्स, क्योंकि अपील फाइल वगैरह नहीं हो रहे तो वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन इट। ऑलरेडी अम्ब्रेला एक्सटेंशन तो चल ही रही है ना सुप्रीम कोर्ट की वो एक जजमेंट से, वो एक्सपायर हो गया सर। हाँ तो लेकिन और आ जाएगी, आई बिलीव आ जाएगी कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो दिस इज अ रीजनेबल कॉज, दिस इज अ रीजनेबल कॉज। I personally raised a complaint with a ORM team of Income Tax Department. तो अब वो डेली मुझे फोन करके पूछते हैं सर आपका रिजोल्यूशन मिल गया क्या? नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वी आर वर्किंग ऑन इट। बस वही, आप भी अच्छे देखो, आप तो वीआईपी हो गए उनके लिए। डेली का एक कॉल है उनका फिक्स। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा फिर तो आपकी समस्या। somebody is looking at it. डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिव है ये तो मानना पड़ेगा। देखो डिपार्टमेंट इज टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू। थैंक यू सर। राजेश जैन जी हैं, आई कैन सी उनका हाथ खड़ा हुआ। धर्मेंद्र आनंद जी का भी हाथ खड़ा हुआ, रेज किया हुआ है। I have allowed to talk but they have not unmute. धर्मेंद्र आनंद जी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें अनम्यूट का, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें, या राजेश जैन कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वेद सर से लाइव तो प्लीज रेज द हैंड, वी आर अलाउड टू टॉक। सर एक क्वेश्चन मेरे को मेल पे आया था
मैंने चैट बॉक्स में उसको डाला है। सुरेंद्र गोयल जी ने पूछा था एक क्वेश्चन। क्या है बताइए। Notice under section 148 issued on 30th March 2021 for the assessment year 14-15 with the prior approval from PCIT without giving any reason recorded. The assessment under section 143 subsection 3 already done. Written filed on 30th April 2021 in response to notice. Department issue notice under section 143 subsection 2 for the detail. The SSC wrote 2 letters for the uploading reasons record for reopening on the portal, but no reply. Is it a time barred case or what action? नहीं, टाइम बार तो है नहीं, टाइम बार तो है नहीं। अभी आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि मैं 143(2) का जवाब तब दूंगा जब आप मुझे रीजन देंगे। जीके एंड ट्राइब शिफ्ट की सुप्रीम कोर्ट की बहुत पुरानी जजमेंट है, वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐसा प्रोसीजर लेट डाउन किया हुआ है कि once 148 notice comes, you are duty bound to file the return, then ask for the reason, and before proceeding further, the AO is duty bound to give you the reason, and you can file objections to that reopening, and then AO is duty bound to dispose of the objections against that. And if you feel agreed by that order कि भाई ये reason गलत reject किया, arbitrary है ये, तो then you can go in a writ at that time, or you can complete the assessment procedure. Thank you, sir. सर क्वेश्चन आंसर में जो थे वो सारे पूछ लिए लाइव लोगों ने, चैट के अंदर भी हो गए। जैन साहब ने एक नई चीज सीखी, आपने लाइव कर दिया ना प्रोग्राम, बड़ा अच्छा हो गया जी। नहीं, उसमें अदरवाइज मोनोटोनस हो जाता है ना, फिर मैं ही बोलता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता दूसरे, और फिर नहीं तो देवेंद्र जी बोलते रहते, सबको बोलो, उसे पता लगता है ना कि क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या इशू अटक रहा है मन में, कहाँ एक्चुअल बात है, वो उसी तरह से आती है। मैंने कहा ना, बोलने से, कान से सुनने से थोड़ा फर्क पड़ता है, और लिखने वाले में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्वेश्चन लिख के आता है जब। जी सर जी। अगर Q&A में 3 क्वेश्चन थे, अदरवाइज 30 क्वेश्चन कवर हो गए मोटा मोटा जी। तो 3 ही पे रह जाते हैं जी। सर सभी ने पर्सनल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नहीं, वो जरूरी है ना। देखो, इस टाइप के प्रोग्राम में बेसिकली सवाल क्या है, वी आर सिटिंग एज ए प्रोफेशनल कुलीग ब्रदर एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स। जो आप सवाल पूछते हैं, मुझे भी तो सोचने का मौका मिलता है ना कि हाँ भाई ये क्या क्वेश्चन आ रहा है। अभी जैसे उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा, जो मैं सोच रहा था कि इसका जवाब क्या वर्किंग आएगी। जैसे 153A वाला जो क्वेश्चन था, विच आई आंसर्ड कि भाई ये दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है कि 6 साल कौन से पीरियड काउंट होंगे। अपरेंटली 13, 14, 14, 15 टाइम बार है उसके हिसाब से। तो ये इश्यूज हैं जो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। जब दूसरे के सुनते हैं तो तभी समझ में आता है कि हाँ ये पॉइंट तो है, ये इशू तो आ ही रहा है कि क्यों क्या आ रहा है इसके बारे में। और अभी भी जो मैंने, जैसे अब जब हम लेक्चर के लिए तैयारी कर रही है, थोड़ी मेहनत करनी पढ़ना पड़ता है, तभी तो पता लगता है कि यार ये सर्च के केस का क्या करेंगे। ये कह रहे हैं भाई 3 साल के करेंगे, 3 साल तो वैसे ही खुले पड़े हैं मेरे। तो पेनल्टी का देखा तो यार 271 में तो वो जिक्र ही नहीं कर रहा कानून बदलने की, क्योंकि वहां भी बदलने की जरूरत थी लॉ, अगर आप ला रहे थे कि भाई ये मैकेनिज्म रहेगा वहां के लिए। क्योंकि 147 की असेसमेंट तो 143(3) वाले मानी जाती है, तो उसके ऊपर तो वो 270A लगेगा पेनल्टी का। फिर वहां भी आएगा अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, वही इशू आएंगे। सर एक क्वेश्चन है कि जो असेसमेंट ईयर 20-21 में क्या अभी टाइम देंगी गवर्नमेंट हमारे को ड्यू टू कोविड? किस चीज का? जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं सर, जिनकी रिटर्न छूट गई है 20-21 की तो ऑलरेडी टाइम 31 मार्च 2020 थी ना लास्ट डेट। 21 थी। हाँ, उसके बाद इन्होंने बढ़ाया था आई थिंक। क्या 31 मार्च 31 मार्च 21 के बाद कोई 20-21 का टाइम नहीं बढ़ाया ना। अच्छा, till 31 मई। मैंने हैं 31 मई तक गया था सर ये। अब नहीं बढ़ने वाला कोई टाइम और आगे, मुझे नहीं लग रहा। ओके सर, ओके। मैंने तो एक शायद मैसेज भेजा था ना, 31 मार्च 2021 तक जो रिटर्न फाइल हुई है, 30/6/21 को जिनका नोटिस नहीं आया वो सो जाए आराम से। 143(2) का टाइम खत्म हो गया। अब 3 महीने का टाइम रह गया ना 143(2) का। सर दूसरा ये है कि जो रिटर्नें हम फाइल करें आज की डेट में, पोर्टल तो डिफेक्टिव है ही है, क्या ये सारी रिटर्नें उड़ जाएंगी क्या? ये पोर्टल को करेंगे फिर दोबारा करना पड़ेगा क्या? आपने क्वेश्चन का जवाब ही दे दिया। अब क्यों फाइल करते हो भाई जब उड़ जाएंगे तो? आप वेट कर लो, सितंबर का टाइम है। क्यों मेहनत कर रहे हो जबरदस्ती उसके पीछे पड़े पोर्टल के? बना के रख लो, बाद में फाइल कर लेना। जी सर, जी सर।
जी सर, थैंक यू। क्लाइंट से फीस लेने की जल्दी है तो बात अलग है। नहीं, फीस की कोई टेंशन नहीं है सर। नहीं, टेंशन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं ये पूछता हूँ, सवाल यही पूछना चाह रहा था, क्यों नहीं होनी चाहिए टेंशन। और इसलिए सर अरोड़ा जी इसलिए कह रहे टेंशन है, वो फीस एडवांस ले लेते हैं सर। सर वो मैं टैक्स में जोड़ के ले लेता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। परसेंटेज ऑफ टैक्स? नहीं, मैं एक सेक्शन लगाता हूँ 234P। अच्छा, दिस इज माय सेक्शन। भाई फिर तो आपको शेयर करना चाहिए एक प्रोग्राम में सभी और लोगों के साथ कि भाई दैट्स अ गुड वे टू रिकवरी। क्यों साहब? अरुण जी, अशोक जी, एक राजेश जी के अपना एक दिन प्रेजेंटेशन दें सभी और लोगों को, ये फीस रिकवरी का इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है। आदित्य जी का कोई क्वेश्चन है क्या जी? हेलो। हाँ आदित्य जी बोलिए। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी प्रिवल साहब बोलिए साहब। हाँ जी सर, सर एक मैटर में डिपार्टमेंट हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट ने 12A अलाउ कर दी, डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया एंड वही मैटर में ट्राइब्यूनल ने रिमांड बैक किया था कमिश्नर एग्जम्पशन को। तो डिपार्टमेंट इज नाउ नॉट ऑनरिंग 12A जो मिलना था वो ऑनर नहीं कर रहा है और पिछले 4-5 साल उन्होंने असेसमेंट में खोल रखे हैं और रिकवरी की डिमांड निकाल रखी है। हाउ टू गो अबाउट इट? कहाँ का केस है सर? ये पंजाब का केस है। पंजाब का केस? वो पंजाब हाई कोर्ट ने आपको 12A दिया है? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब हाई कोर्ट ने नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर बट दे हैव रेफर्ड टू देयर जजमेंट कंसीडरिंग दैट ऑन द मेरिट्स द केस हैज बीन अलाउड, दे हैव रिटन दैट। नहीं, आप ऑर्डर को पढ़िए, देखिए ये मैंने इसीलिए पूछा कौन सी हाई कोर्ट है, क्या ऑर्डर है सर। क्योंकि मैं आपको लीगल पोजीशन बताता हूँ। देखिए लीगल पोजीशन क्या है, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से आपका 12A मिल गया है, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाने से वो 12A नहीं रुक सकता जब तक कि उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं करे। स्टे नहीं किया कोर्ट ने, और उस ऑर्डर के बेस पे आपकी असेसिंग ऑफिसर आपको 12A की एग्जम्पशन रिफ्यूज नहीं कर सकता 11। अगर ऐसा करेगा तो कंटेम्प्ट हो जाएगी। तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मूव करनी पड़ेगी? नहीं, आप इतना ही सिंपल नहीं है। अगर आप उसके फैक्ट्स अगर मुझे या किसी को भी अपने वकील को दिखा लें कि भाई ये 12A का ऑर्डर ये हाई कोर्ट का आया है, ये डिपार्टमेंट ने किया है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में वर्डिंग क्या है। चलिए, ऐसा तो नहीं कह दिया कि लेट यू टू एग्जामिन, कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं सर, उन्होंने ट्रिब्यून ट्रस्ट का एक ऑर्डर दिया था और उसको ही फॉलो किया है। और आप मुझे एक बार ऑर्डर भेज दें और वो जो AO ने उसके बाद ऑर्डर पास किए वो दे दें, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के अगर जो इंटरिम ऑर्डर कुछ पास हुए तो वो दे दें, तो देन आई विल बी एबल टू। सर प्लीज मेरी ईमेल आईडी तो मिल जाएगी, मेरी ईमेल, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे डाल देना। आप गूगल कर किसी से पूछेंगे तो मेरा ईमेल आईडी चलो सबके पास ही janved@gmail.com, सिंपल, सभी के पास मिल जाएगी। आप सर हमसे ले लेना, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, हम शेयर कर देंगे आपके पास। व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप का नंबर तो मोबाइल नंबर तो मेरे ख्याल सभी के पास होगा। जी बिल्कुल सर। और नहीं तो आप गूगल करके वेजन करेंगे तो वहां मिल जाएगा, कहने के खुशी पे। आई बिलीव कृष्ण हसीजा जी भी शायद क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं। कृष्ण सर हाथ तो खड़ा किया है, इफ यू कैन अनम्यूट। अनम्यूट ही है आई थिंक सर आई थिंक कंक्लूड करें। हाँ, कंक्लूड कर दे, दैट विल बी गुड। आई थिंक इट्स नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 2 hours। अशोक सर, राजेश जी, अरोड़ा जी, वोट ऑफ थैंक्स अनम्यूट कर लीजिए। Now it's time to thanks our speaker. I, on behalf of Northex CA Study Circle, with our brothers Shri Raman Gupta ji, Arun Gupta ji, Ashok ji, and Devinder ji, and on behalf of all the CA attendees, thank to our very senior speaker and our past president Shri Ved Jain ji. He has discussed legal validity of the notice under section 148 and under section 148 under new regime. And the topic is very hot at present,
and every member learned from this topic. So from my core of the heart, I thank you, Mr. Ved Jain ji, for sparing their precious time. I again offer this bouquet to Shri Ved Jain ji, and we have learned a lot of things from you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. It's our pleasure, sir. Thank you, sir. you. Thank you.